गेम बॉय इफेक्ट 321 से 330 तक। ऊर्जा का विनाशकारी गोला प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त उल्कापिंड की तरह क्रेग की ओर तेजी से बढ़ा। जिम लीडर की आंखें इतनी चौड़ी हो गईं कि मानो वह अपने जीवन के कई फैसलों पर पुनर्विचार कर रहा हो, विशेष रूप से उस फैसले पर जिसने उसे इस ज्वालामुखी में नरक में ला खड़ा किया था। ब्लैक होल एक्लिप्स। क्रेग ने जादूगर की तरह अपने अंतिम कर्तव्य को दिखाते हुए जेड एनहांस्ड ब्रेसलेट को चमकाते हुए चिल्लाया। उसने एक डार्क टाइप जेड क्रिस्टल को उस पर दबाया और उसकी शक्ति को अपने विशालकाय होन चक्रों की ओर निर्देशित किया। क्रेग के आदेश के जवाब में युद्ध क्षेत्र के ऊपर अंधकार का एक बवंडर प्रकट हुआ, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल था कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपने आसपास की रोशनी को मोड़ रहा हो। ये काला छेद आकाश से किसी दैवीय दंड की तरह उतरा और सीधे हरियामा के सर्पिल आभा गोले से टकरा गया। गोला पूरी तरह से निगल लिया गया और स्नोलैक्स के सैंडविच निगलने की सहज दक्षता के साथ शून्य में विलीन हो गया। बूम! इसके बाद हुआ विस्फोट एक ध्वनि से कहीं अधिक एक भौतिक बल था जो युद्ध के मैदान में लहरों की तरह फैल गया। जब धुआं छटा और गर्मी कम हुई, तो ब्लैक होल एक्लिप्स और स्पाइरल और स्फीयर दोनों गायब हो चुके थे, केवल झुलसी हुई हवा और स्तब्ध दर्शक ही बचे थे। दर्शकों में मौजूद कई जिम लीडरों ने सहमति में सिर हिलाया। क्रेग ने जॉन के सिग्नेचर मूव का एंटीडोट क्वेस्ट लिया था और यह बेहद सरल था, पार्टिंग शॉट का इस्तेमाल करके हरियामा की आक्रमण शक्ति को कमजोर करना, जिससे ऑरा स्फीयर की क्षमता आधी हो जाए, फिर जेड मूव से पलटवार करके उसे पूरी तरह से बेअसर कर देना। ये सिर्फ एक समाधान नहीं था, बल्कि एक ऐसा टेम्पलेट था जिसे जेड क्रिस्टल वाले कोई भी ट्रेनर दोहरा सकता था। जॉन की भौहें थोड़ी सी उठी। युद्ध में आश्चर्य व्यक्त करने का यह उसका सबसे करीबी प्रयास था। क्रेग की रणनीति घबराहट भरी प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक सोची समझी योजना थी जिसे उसने शुरू से ही बनाया था, ये जानते हुए कि सकर पंच के असफल होने की संभावना है। एक जिम ट्रेनर से यही उम्मीद थी, जॉन ने सच्चे सम्मान के साथ कहा। उनकी बहुमूल्य तकनीक को एक ही दिन में ध्वस्त कर दिया गया। लगता है, इस स्तर पर मैं किसी को कम नहीं आंक सकता। क्रेग की मुस्कान में घमंड और पेशेवर शिष्टाचार का एकदम सही मिश्रण था। कहियून जिम का वांग चेंग के इसलिए हार गया क्योंकि तुमने उसे अचानक पकड़ लिया। अगर वह मेरी तरह तैयार होता, तो तुम्हारे लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती। जॉन ने बात को समझते हुए सिर हिलाया। ये मुकाबला पिछले मुकाबले की तरह आसान नहीं होगा। अब खुद को ढालने का समय आ गया है। ब्लेजिकेन, मेगा इवोल्यूशन। जॉन ने अपना हाथ उठाया और अपने जेड एनहांस्ड ब्रेसलेट को ऐसे अंदाज में दिखाया कि प्रतियोगिता के आयोजक भी ईर्ष्या करने लगते। चमकीले प्रकाश के इंद्रधनुष ने ब्लेजिकेन को घेर लिया, जो एक जीवंत ऑरोरा की तरह स्पंदित और रूपांतरित हो रहा था। जब प्रकाश बिखरा, तो मेगा ब्लेजिकेन रूपांतरित होकर प्रकट हुआ। उसके रंगीन पंख संघनित और पुनर्व्यवस्थित होकर छाती के पंखों के साथ मिलकर एक एक्स आकार का कवच बना चुके थे। उसके सिर पर मौजूद दो लाल सींग आपस में जुड़कर एक अधिक भयावह नुकीले सींग में तब्दील हो गए थे। सबसे आश्चर्यजनक बात इसका रंग परिवर्तन था। लाल पंख अब गहरे काले हो गए थे, पीले पंख अब ताजे बहे खून की तरह गहरे लाल हो गए थे। इसकी भुजाओं से दो ज्वालाएं निकल रही थीं, जिससे ये किसी मार्शल आर्टिस्ट की बजाय किसी अग्नि देवता की तरह लग रहा था जो गलती से किसी फाइटिंग प्रतियोगिता में आ गया हो। दर्शक दीर्घा में बैठे जिम लीडरों ने अविश्वास और मुश्किल से छिपी ईर्ष्या भरी निगाहों से एक दूसरे का अभिवादन किया। क्या जॉन के पास गार्डेवोरा और गारचॉम्प के लिए पहले से ही मेगा स्टोन नहीं है? एक ने ईर्ष्या से भरी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। बाकी सबने गंभीरता से सिर हिलाया। उनके भावों में एक ही संदेश था, एक ही ट्रेनर के लिए 3 मेगा स्टोन मिलना महज फेट की बात नहीं थी, बल्कि यह एक तरह का अपराध था। केवल हैरिसोप को ही आश्चर्य नहीं हुआ। जॉन का मार्गदर्शन करने के बाद, उसने बहुत पहले ही यह मान लिया था कि उसके कनिष्ठ का फेट सामान्य ज्ञान के विपरीत है। 3 मेगा स्टोन। अगर जॉन के पास 6 भी होते तो हुआ को कोई हैरानी नहीं होती। ब्रह्मांड के कुछ खास लोग होते हैं। मेगा ब्लेजिकेन तेजी से आगे बढ़ा, हर कदम के साथ पहले से ही झुलसे हुए युद्ध क्षेत्र पर एक छोटी सी गर्म धुंध बन रही थी। उसकी भुजाओं पर बनी ज्वाला की लकीरें जलती हुई धुएं की लकीरों की तरह पीछे छूट रही थीं, जो ज्वालामुखी भूभाग पर उसके मार्ग को चिन्हित कर रही थी, जैसे जैसे वह क्रेग की ओर बढ़ता जा रहा था। करीबी मुकाबला। क्रेग ने पेशेवर गेंदबाज की सटीकता के साथ एक और पोकेबॉल फेंकते हुए आदेश दिया। एक गैलेड प्रकाश की एक चमक के साथ प्रकट हुआ, उसकी तलवार जैसी भुजाएं पहले से ही रक्षात्मक मुद्रा में थीं। जॉन के फाइटिंग टाइप पोकेमोन के खिलाफ क्रेग का जवाब स्पष्ट था। गैलेड की दोहरी फाइटिंग साइचिक टाइपिंग ने उसे शुद्ध फाइटिंग पोकेमोन के खिलाफ निर्णायक बढ़त प्रदान की। गैलेड ने तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी भुजाओं को मानसिक ऊर्जा से चमकाते हुए मुक्कों की एक ऐसी बौछार छोड़ी जो इतनी तेज थी कि मानव आंखों से देख नहीं सकती थी। धमाका। गैलेड की मुट्ठी मेगा ब्लेजिकेन की लात से टकराई, जिससे एक ऐसी लहर उत्पन्न हुई जो अखाड़े में ऐसे फैल गई जैसे शांत पानी में पत्थर गिरा दिया गया हो। दर्शक सन्नाटे में आ गए, क्योंकि उन्हें एक बराबरी का मुकाबला दिखाई दे रहा था, जिसमें मेगा ब्लेजिकेन की डबल किक ने गैलेड के क्लोज कॉम्बैट को पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। मेगा इवोल्यूशन से ब्लेजिकेन की शक्ति में वृद्धि होने के बावजूद, डबल किक की अपेक्षाकृत कम आधार शक्ति ने क्लोज कॉम्बैट की तीव्र आक्रमण क्षमता को संतुलित कर दिया।
क्रेग के चेहरे पर आत्मविश्वास की जगह भ्रम के भाव आ गए। उसके गैलेड को एक और फायदा मिलना चाहिए था, शारीरिक हमलों के दौरान भ्रम फैलाने की उसकी क्षमता, एक अतिरिक्त मानसिक हमला जिसे अधिकांश फाइटिंग टाइप के पोकेमोन संभाल नहीं पाते। फिर भी मेगा ब्लेजिकिन मजबूती से खड़ा रहा, मानो भ्रम की स्टेटस किसी रेनकोट पर हल्की बूंदाबांदी से ज्यादा परेशान करने वाली न हो। ये गतिरोध कुछ क्षणों तक ही चला। अचानक मेगा ब्लेजिकेन का पैर तीव्र ऊर्जा से चमकने लगा। फोर्स पाम, ये तकनीक बीच लड़ाई में ही सक्रिय हो गई, जिससे संपर्क बिंदु पर एक तीव्र झटका लगा। गैलेड, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हमले से अचंभित था, शक्ति के अचानक प्रवाह से पीछे की ओर गिर पड़ा। संभलने से पहले ही मेगा ब्लेजिकेन ने मुड़कर अपने डबल किक का दूसरा वार किया, जो करों की अपरिहार्य निश्चितता के साथ आया। हवा में उड़ते हुए और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी गैलेड का युद्ध अनुभव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। उसने रक्षात्मक मुद्रा में अपनी भुजाओं को आपस में जोड़ लिया, जिससे एक सुरक्षात्मक कवच बन गया। रक्षा करो, क्रेग ने पुकारा, हालांकि उसका पोकेमोन पहले ही यह क्रिया कर रहा था। बूम, मेगा ब्लेजिकेन की लात बैरियर से टकराए और उसे हथौड़े के नीचे कांच की तरह चकनाचूर कर दिया। बिना रुके ब्लेजिकेन का फोर्स पाम फिर से सक्रिय हो गया, इस बार उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। युद्ध ऊर्जा का केंद्रित विस्फोट सीधे गैलेड की छाती पर लगा, जिससे पोकेमोन तोप के गोले की ताकत से पीछे की ओर उछल गया। गैलेड युद्ध के मैदान में तेजी से दौड़ा और क्रेग के पीछे अखाड़े की दीवार से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि प्रबलित सामग्री में गैलेड के आकार का एक छेद हो गया, जो भविष्य के प्रतियोगियों के लिए विचार करने के लिए एक यादगार निशान बन गया। मेगा ब्लेजिकेन ने एक जोरदार छलांग लगाई, उसके पैर एक विशिष्ट हुश ध्वनि के साथ चमक उठे, मानो किसी ने प्रोपेन टैंक जला दिया हो। दीवार पर बने गैलेड के आकार के निशान को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए ब्लेजिकेन सीधे क्रेग की ओर दौड़ पड़ा। वाइल्ड फाइटिंग के नियमों का एक ही मतलब था, ट्रेनर को हराने पर मैच समाप्त हो जाता था, कोई सवाल नहीं पूछा जाता था, कोई रिफंड उपलब्ध नहीं था। क्रैबहैमर, क्रेग ने हताशा भरे स्वर में चिल्लाते हुए विनाश के रास्ते में एक और पोकेबॉल फेंकी। तेज रोशनी के साथ एक गहरा लाल रंग का क्रोडॉन्ट प्रकट हुआ, उसके विशाल पंजे तुरंत घूमते हुए पानी से घिर गए क्योंकि वह मेगा ब्लेजिकेन के आने वाले ब्लेज किक का सामना करने के लिए तैयार था। धमाका, टक्कर की आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने किसी गगनचुंबी इमारत की छत से पियानो गिरा दिया हो। एक पल के लिए ऐसा लगा कि दोनों बराबरी पर हैं, तभी क्रोडॉन्ट तोप से दागे गए गोले की तरह पीछे की ओर तेजी से बढ़ा और लगभग क्रेग से टकरा गया। ठीक उसी नाजुक क्षण में क्रेग का ब्रोंजोंग अनायास ही अपने पोकेबॉल से प्रकट हुआ और टेलीपोर्ट का उपयोग करके अपने ट्रेनर को उस खतरनाक समुद्री जीव के हमले से बचा लिया। ब्रोंजोंग के हस्तक्षेप के बिना क्रेग संभवतः दुनिया का पहला मानव क्रोडॉन्ट बैकपैक बन गया होता। वो शक्ति, क्रेग ने अपनी आवाज में वास्तविक हैरानी के साथ बुदबुदाया। उसने कुछ ही क्षण पहले मेगा ब्लेजिकेन को गैलेड से लड़ते हुए देखा था और मन ही मन उसकी अनुमानित शक्ति का आकलन कर लिया था। प्रजातिगत कमियों को ध्यान में रखते हुए भी उसका क्रोडॉन्ट इतनी बुरी तरह से हार नहीं जाना चाहिए था। वह 2 सेकंड के लिए भी टिक नहीं पाया। बेशक क्रेग यह नहीं समझ पाया था कि जहां ब्लेजिकेन की पिछली डबल किक को फोर्स पाम से बढ़ाया गया था, वहीं इस ब्लेज किक में स्ट्रेंथ का विनाशकारी बोनस था, एक ऐसी तकनीक जो जबरदस्त पहले वार की शक्ति के लिए सहन शक्ति का त्याग करती थी। क्रोडॉन्ट की ताकत काफी अच्छी थी, लेकिन मेगा ब्लेजिकेन के माचैम्प प्रभावित किक के सामने ये किसी टैंक की लड़ाई में प्लास्टिक के चम्मच को लाने जैसा था। क्रोडॉन्ट का पास की किसी ठोस सतह में धंस न जाना ये दर्शाता है कि मेगा ब्लेजिकेन ने अपनी वास्तविक ताकत का शायद 30% ही इस्तेमाल किया था। हाउंडूम, मेगा इवोल्यूशन, क्रेग ने पुकारा, उसकी आवाज से पता चल रहा था कि खेल खेलने का समय बीत चुका था। 2 पोकेमोन को मक्खियों की तरह ढेर करने के बाद क्रेग ने आखिरकार अपना तुरुप का पत्ता खेला। हाउंडूम अपने पोकेबॉल से काले रंग की लपटों से घिरा हुआ बाहर निकला और तुरंत मेगा इवोल्यूशन की इंद्रधनुषी रोशनी में लिपट गया। जब रोशनी फीकी पड़ी, तो मेगा हाउंडूम युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। रूपांतरित होने के बाद इसके सीने और कंधों पर चमकदार सफेद कवच आ गया था, जिससे ये किसी शूरवीर के भंडारगृह में घुस आए नरक के कुत्ते जैसा दिख रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा ये वास्तव में था, एक नरकीय रक्षक जो पाताल लोक के द्वार पर भटक गया हो और पोकेमोन की लड़ाई में फंस गया हो। लेकिन मेगा ब्लेजिकेन के उग्र हमले का सामना करने के बजाय मेगा हाउंडूम ने खुद को पानी की एक विशाल दीवार का सामना करते हुए पाया जो मानो कहीं से प्रकट हो गई हो। 10 मीटर से अधिक ऊंचा सर्फ हमला एक तरल प्रलय की तरह उस पर बरस रहा था। जब मेगा ब्लेजिकेन क्रेग का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था, तब जॉन भी निष्क्रिय नहीं बैठा था। उसने ग्रेनिंजा को छोड़ दिया, जिसने चुपचाप नीले पानी का एक पर्दा खड़ा कर दिया, जिससे अब अखाड़े का आधा हिस्सा डूबने का खतरा मंडरा रहा था। मेगा ब्लेजिकेन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसके शक्तिशाली पैरों ने उसे एक परफेक्ट बाउंस में आकाश की ओर धकेल दिया, जिससे वह बाढ़ से बचते हुए हवाई हमले के लिए तैयार हो गया। क्रेग ने ब्रोंजोंग के टेलीपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए तेजी से ऊपर की ओर छलांग लगाई, लेकिन हवा में ही उसके विशालकाय टोटेम होंचक्रों के फैले हुए पंखों ने उसे जकड़ लिया। उसका गैलेड, जो दीवार से अपनी छाप से अभी अभी निकला था, वह भी टेलीपोर्ट होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। जिसके बाद आने वाली सुनामी का सामना करने के लिए केवल क्रोडॉन्ट और मेगा हाउंडूम ही बचे थे।
क्रोडॉन्ट अपने दोहरे जल अंधकार प्रकार के कारण सर्फ से केवल आधा नुकसान झेलता। लेकिन मेगा हाउंडूम का क्या? इसका अग्नि प्रकार जल हमलों को बेहद प्रभावी बनाता है, जबकि इसका अंधकार प्रकार इसे टेलीपोर्ट करके सुरक्षित स्थान पर जाने से रोकता है। इसके पास लहर का सीधे सामना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाइपर बीम। क्रेग ने परमाणु विकल्प चुनते हुए आदेश दिया। मेगा हाउंडूम ने अपने पैर जमाए और विनाशकारी ऊर्जा की एक केंद्रित किरण छोड़ी जो एक छोटे सूर्य की तरह चमक रही थी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी द पे छोटे ऊ की मात्रा आधा रफेटपूर्ण चीज को, यहां तक कि कई घंटन पानी को भी भाप बना सकता था। लेकिन पलक झपकते ही लहर के भीतर से एक सुव्यवस्थित नीली आकृति निकली, जो हाइपर बीम पर ऐसे सवार थी जैसे कोई सफा प्रकाश आधारित पाइपलाइन पर हो। ग्रेनिंजा ने सर्फ हमले को मात्राड़ के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक वाजेट से खुद को आगे बढ़ाया और अब एकदम सही समय पर कट हमला कर रहा था। निंजा मेढक पोकेमोन ने मेगा हाउंडूम के सीने पर सीधा प्रहार किया, उसकी पानी से भरी हुई तलवार कवच से टकराए और ऐसी आवाज हुई जैसे कोई हथौड़े से घंटा बजा रहा हो। क्लैंग। इस टक्कर से दोनों लड़ाके लड़खड़ा गए, मेगा हाउंडूम पीछे की ओर लड़खड़ा गया और ग्रेनिंजा इतने घने कवच से टकराने के झटके से पीछे हट गया। जैसे ही ग्रेनिंजा का शरीर गिरती हुई लहर में वापस गिरने लगा, उसके जालीदार हाथों में संपीड़ित पानी के 5 चमकदार तारे प्रकट हुए। वाटर शूरिकेन। जॉन ने धीमी आवाज में आदेश दिया, मानो वह किसी अंतिम चाल का निर्देश देने के बजाय रात के खाने का विकल्प सुझा रहा हो। हवा में उड़ते हुए फेंके गए तारे स्टील के हवा को चीरने जैसी परिष्कृत ध्वनि के साथ सीटी बजाते हुए निकले। प्रत्येक तारा मेगा हाउंडूम पर सटीक निशाने से लगा, बार बार उसके सीने के कवच पर एक ही जगह पर। यह हमला असहनीय था। मेगा हाउंडूम का मेगा इवोल्यूशन एक पल में ही गायब हो गया और केवल सामान्य हाउंडूम ही खड़ा रह गया। हालांकि खड़ा रहना कहना शायद थोड़ा ज्यादा होगा। पोकेमोन अभी भी होश में था, लेकिन डर के मारे वह कांप रहा था, जिससे वह कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त हो गया था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए मेगा ब्लेजिकेन ने अपनी हवाई स्टेटस से नीचे की ओर गोता लगाया और कमजोर हाउंडूम पर अंतिम ब्लेज किक से हमला किया। क्रेग अपने पोकेमोन को इतनी आसानी से हारने नहीं देने वाला था। तूफान। उसने अपने होंचक्रो को आदेश दिया। विशालकाय पक्षी पोकेमोन ने अपने पंख जोर से फड़फड़ाए, जिससे एक बवंडर उत्पन्न हुआ जिसने मेगा ब्लेजिकेन के आक्रमण को रोक दिया। खुद का बचाव करने के लिए मजबूर होकर ब्लेजिकेन ने हवा में ही एक ब्लेज किक मारी जो घूमते हुए बवंडर से टकराए और दोनों हमलों को बेअसर कर दिया, जो तत्वों के संघर्ष का एक शानदार प्रदर्शन था। लेकिन हाउंडूम के लिए यह ध्यान भटकाने का प्रयास बहुत देर से हुआ। जब सारा ध्यान हवाई नृत्य पर केंद्रित था, तब एक साधारण ऑरा स्फीयर, जो सर्पिल संस्करण जैसा बिल्कुल नहीं था लेकिन फिर भी प्रभावी था, चुपचाप अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। हरियामा द्वारा शुरू किए गए इस फाइटिंग टाइप मूव ने डार्क टाइप हाउंडूम पर दुगनी ताकत से प्रहार किया। क्रेग के पहले किए गए पार्टिंग शॉट से कमजोर होने के बावजूद, ये हमला ग्रेनिंजा द्वारा शुरू किए गए काम को खत्म करने के लिए काफी था। हाउंडूम ध्वस्त हो गया, आगे बढ़ने में असमर्थ। हारने वाला वह अकेला नहीं था। क्रोडॉन्ट, जिसने खुद को सर्फ हमले का सामना करने में सक्षम समझा था, ने मेगा ब्लेजिकेन की शक्ति को बुरी तरह कमाका था। हालांकि अग्नि प्रकार के ब्लेज किक से जल प्रकार के पोकेमोन को केवल आधा नुकसान होना चाहिए था, लेकिन उसकी प्रचंड शक्ति ने क्रोडॉन्ट को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे जलने की स्टेटस में डाल दिया। इसके बाद आया सर्फ हमला तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। क्रोडॉन्ट को उसका सामना करने का मौका ही नहीं मिला। आगे कोई लाभ उठाने की कोशिश किए बिना मेगा ब्लेजिकेन सहजता से जॉन के पास वापस आ गया। युद्ध क्षेत्र से सफेद धुंध उठ रही थी जब हाउंडूम की हाइपर बीम से आंशिक रूप से भेदी विशाल लहर झुलसी हुई धरती पर टकराए। पानी संपर्क में आते ही सरसराहट भरी फुफकार के साथ भाप बन गया, मानो एक साथ हजारों स्टेक ग्रिल पर रखे जा रहे हों। क्रेग होंचक्रो के साथ हवा से नीचे उतरा और अपनी बची हुई टीम के साथ युद्ध के मैदान में आ पहुंचा। उसके पास अभी भी 4 पोकेमोन मौजूद थे, होंचक्रो, वीविल, ब्रोंजोंग और गैलेड, जो डार्क और साइकिक टाइप के पोकेमोन का एक सोच समझकर संतुलित संयोजन था, जिसे एक दूसरे की कमजोरियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया था। जॉन ने स्टेटस का जायजा लिया और अपने अगले हमले की तैयारी करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वह कोई आदेश दे पाता, क्रेग ने हार मान ली और निराशा का झंडा उठा दिया, मानो उसने हिसाब किताब कर लिया हो और नतीजा बेहद निराशाजनक पाया हो। मैं आत्मसमर्पण करता हूं, उसने चिल्लाकर कहा, उसकी आवाज अब भाप से भरे अखाड़े में गूंज उठी। आत्मसमर्पण, केवल 2 पोकेमोन के हारने पर? क्या ये 6 बनाम 6 की लड़ाई के लिए थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? जॉन ने सचमुच हैरान होकर पूछा। मानक पोकेमोन लड़ाइयों में 2 लड़ाकों का हारना मुश्किल से शुरुआती घटना मानी जाती है, हार मानने का तो कोई कारण ही नहीं। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, क्रेग ने हताशा भरे अंदाज में कंधे उचकाते हुए कहा। ऐसा दिखावा क्यों करूं? जिम लीडर ने मन ही मन अपने और जॉन के बीच ताकत के अंतर का त्वरित हिसाब लगाया, और गणित स्पष्ट रूप से उसके पक्ष में नहीं था। आगे किसी भी तरह का प्रतिरोध व्यर्थ प्रतीत होता था। अगर उसकी याददाश्त सही थी, तो मेगा ब्लेजिकेन की क्षमता स्पीड बूस्ट थी, यानी हर पल उसकी पहले से ही प्रभावशाली स्पीड बढ़ती जाती, जिससे वह और भी अजेय होता चला जाता।
उसके जैसे डार्क टाइप पोकेमोन में माहिर ट्रेनर के लिए उसके रोस्टर में कोई भी पोकेमोन उसका सीधा मुकाबला नहीं कर सकता था। लड़ाई जितनी लंबी खींचती, स्पीड बूस्ट उनके बीच की दूरी को उतना ही बढ़ा देता। मेगा ब्लेजिकेन के अगले ब्लेज किक के उसकी रीढ़ की हड्डी से टकराने का इंतजार क्यों करें। इसके अलावा उसका तुरुप का पत्ता मेगा हाउंडूम पहले ही हार चुका था। क्रेग ने जॉन के दुर्जय मेगा गार्डेवियर का मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से हाउंडूम को बचा कर रखा था, लेकिन हेलहाउंड के प्रकट होने से पहले ही उसने एक हाइपर बीम लॉन्च कर दिया और ग्रेनिंजा और हरियामा के ऑरास्फियर द्वारा उसे व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया गया। अपना तुरुप का पत्ता पहले खेलना और फिर उसे तुरंत बेकार होते देखना, ये ठीक वैसा ही था जैसे पोकर खेलते समय अपने सारे इक्के एक साथ फेंक देना और फिर उन्हें आग की लपटों में जलते हुए देखना। क्रेग चिल्लाना चाहता था, ये खेल धांधली वाला है। मैच से पहले जुटाई गई जानकारी से पता चला कि जॉन के पास मेगा गार्डेवियर के साथ साथ मेगा गार्चॉम्प भी था। मेगा ब्लेजिकेन, मेगा गार्डेवियर और मेगा गार्चॉम्प की यह अपवित्र तिकड़ी किसी भी ट्रेनर को अपने करियर के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकती थी। ये सच है कि क्रेग के पास कुछ विशेष प्रकार के उपाय आरक्षित थे, लेकिन वे जंगल की आग बुझाने के लिए पानी की बंदूक लाने के समान थे, तकनीकी रूप से एक प्रयास लेकिन अंततः व्यर्थ। अभी आत्मसमर्पण कर देना और अपनी प्रतिष्ठा बचा लेना बेहतर है, साथ ही वादा किया गया हॉटपॉट डिनर भी सुरक्षित कर लेना बेहतर है, बजाय इसके कि पूरी तरह से हार की अपमानजनक स्टेटस का सामना करना पड़े। रेफरी ने आधिकारिक घोषणा करने से पहले क्रेग से दोबारा पुष्टि की कि उसका आत्मसमर्पण जानबूझकर किया गया था और यह ज्वालामुखी की गर्मी से होने वाले आघात का परिणाम नहीं था। लेकसाइड जिम के क्रेग फुलर ने हार मान ली है। विजेता है ग्रासमियर जिम के जॉन। दोनों ट्रेनर ने अपने पोकेमोन वापस बुला लिए और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अखाड़े से बाहर निकल गए। स्टैंड से देख रहे जिम लीडर्स ने लड़ाई के परिणाम पर कोई खास टिप्पणी नहीं की। शुरुआत में अधिकांश लोग क्रेग के पक्ष में थे। जॉन ने अपनी प्रतिष्ठा तो बना ली थी, लेकिन जिम लीडर सर्किट में वह अभी भी नौसिखिया था और संभवतः उसकी क्षमताएं सीमित थीं। कैमरून पर उसकी जीत काफी हद तक उसकी विशेष ऑरास्फियर तकनीक पर निर्भर थी, जिसका क्रेग ने सफलतापूर्वक जवाब दिया और जॉन के आधे फायदे को बेअसर कर दिया। इसके अलावा टाइप मैचअप क्रेग के पक्ष में प्रतीत हो रहे थे। उसके तुरुप के पत्ते हाउंडूम को जॉन के संभावित एस गार्डेवॉर पर स्पष्ट टाइप का लाभ था। लेकिन जैसे ही मेगा ब्लेजिकेन ने मैदान में प्रवेश किया, उम्मीदें नाटकीय रूप से बदल गईं। क्रेग का आत्मसमर्पण उतना चौंकाने वाला नहीं था, जितना कि एक तरफा होते जा रहे इस मुकाबले का एक समझदारी भरा आउटकम था। हालांकि जिम लीडर्स ने मौखिक आकलन में संयम बरता, लेकिन हर किसी ने चुपचाप जॉन की क्षमताओं के बारे में अपनी राय कई गुना बढ़ा दी। किसी विशेष तकनीक से दूसरे जिम लीडर को हराने और केवल अपनी ताकत से उन्हें पूरी तरह से पछाड़ देने में बहुत बड़ा अंतर था। जैसा कि क्रेग ने प्रदर्शित किया था, विशेष तकनीकों का एनालिसिस किया जा सकता था और उनका प्रतिकार किया जा सकता था, लेकिन असाधारण मजबूती, यह एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई सटीक समाधान नहीं था। जैसे ही जॉन खिलाड़ियों के टनल से गुजरा, उसने देखा कि हैरिस उसका इंतजार कर रहा है। क्रेग दूर से उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था और बुरी तरह हारने के बावजूद वह बेहद खुशमिजाज दिख रहा था। चलो चलें, हॉटपॉट का समय हो गया है, जॉन की तरफ से दावत, क्रेग ने जोश से चिल्लाते हुए कहा। हार झेलने के बावजूद उसने वोबफेट की तरह लचीलापन दिखाया और तुरंत पहले से कहीं अधिक ऊर्जा के साथ वापसी की। अपने वादे के मुताबिक क्रेग ने इलाके के सबसे महंगे हॉटपॉट रेस्टोरेंट को चुना, जहां सामग्री या तो रोजाना हवाई जहाज से मंगाई जाती थी या फिर उनके पास एक पेशेवर ट्रेनर से भी ज्यादा सर्टिफिकेशन थे। उन्होंने कैमरन और कई अन्य जिम लीडर्स को भी दावत में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। कुछ महंगी शराब की बोतलें भी शामिल कर लें तो कुल बिल 6 अंकों में पहुंच गया। जिम लीडर्स के लिए ये जेब खर्च के बराबर ही था, मानो किसी वैलेट को टिप देना हो। भोज के बीच में ही कैमरन ने जॉन की ओर अपना गिलास उठाया। जॉन, मैं निजी मुकाबले के लिए अपनी चुनौती वापस ले रहा हूं, उसने गंभीरता से घोषणा की। क्रेग के साथ तुम्हारा मुकाबला देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ है कि निजी मुकाबले में भी मेरे जीतने की कोई संभावना नहीं है। अरे यार, तुम इतने डरपोक कब से बन गए? क्रेग ने मेज के दूसरी तरफ से ताना मारा। मैंने तुम्हारे लिए जॉन के स्पाइरल और स्फीयर को सुलझा दिया है। तुम कम से कम इस ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश तो कर सकते हो। उसने आगे कहा। शराब के नशे में वह और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। कैमरन टस से मज नहीं हुए। कायरता, मैं इसे समझदारी भरी आत्मरक्षा कहना पसंद करूंगा। केवल सबसे बुद्धिमान ही यह पहचान पाते हैं कि कब विवेक ही वीरता का बेहतर हिस्सा है। बिना वजह पिटाई के लिए स्वेच्छा से आगे क्यों आना? हालांकि बाकी लोगों ने मजाक में कैमरन को जॉन को चुनौती देने के लिए उकसाया, लेकिन वे मन ही मन उसके आकलन से सहमत थे। जॉन की मौजूदा ताकत उसे कैमरन की पहुंच से बहुत दूर रखती थी। उन्होंने दबी आवाज में अधिक स्पष्ट विचार साझा किए। जॉन को जिम लीडर बने हुए शायद 1 साल ही हुआ है। इस स्तर की शक्ति के साथ हमें पता भी नहीं चलेगा और वह एलीट 4 को चुनौती दे रहा होगा। एलीट 4, पलक झपकाओ और वो चैंपियन बन सकता है। क्या हमें यहाँ दोस्ती का जश्न नहीं मनाना चाहिए?
बातचीत धीरे धीरे टोस्ट की झड़ी में बदल गई और जॉन हर चुनौती को स्वीकार करते हुए पीने के लिए तैयार हो गया। तीनों गोले प्रतिदिन उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ा रहे थे, जिससे जॉन को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है। टायरानाइट के स्तर तक तो नहीं, लेकिन बिना किसी परेशानी के 1000 कप पीने में सक्षम जरूर था। केवल हैरिस ही इस जश्न से दूर रहे, क्योंकि उनका मैच दोपहर में होना था। अंततः पूरा समूह होश में आया और मैच देखने के लिए तैयार हो गया, जहां उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी की एक व्यवस्थित हार देखी। हैरिस ने केवल 3 पोकेमोन का इस्तेमाल किया, आकाश पर नियंत्रण रखने वाला ड्रैगनाइट, जमीन पर दबदबा बनाने वाला कॉम्बो और सीधे हमलों से उसकी रक्षा करने वाला क्रायोगोनल। दोनों ड्रैगनों ने पूर्ण सामंजस्य में काम करते हुए अपने प्रतिद्वंदी के 6 पोकेमोनों को व्यवस्थित रूप से पराजित कर दिया। उनकी जीत पर कोई संदेह नहीं था। हैरिस ने पिछले जिम रैंकिंग मुकाबले में शीर्ष स्थान हासिल किया, जिससे ये साबित हो गया कि युवावस्था के अपने फायदे होते हैं। पिछले 1 साल में, विशेष रूप से एलीट 4 के एक सदस्य से मिली हार के बाद, उनके पोकेमोन और उनकी रणनीतियों में काफी विकास हुआ था। इस हार को उन्होंने स्पष्ट रूप से तीव्र विकास के अवसर में बदल दिया था। उसने अपने बराबर रैंक के एक जिम लीडर को जॉन से भी तेजी से हरा दिया, जिससे कई दर्शक प्रभावित हुए। जिम लीडर्स के बीच आम सहमति ये थी कि हैरिस के पास एलीट 4 के सदस्य के बराबर या उससे भी कम ताकत थी, शायद उससे बस एक कदम दूर। जॉन ने मैच को बड़ी बारीकी से देखा। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो टूर्नामेंट के फाइनल में उनका मुकाबला हैरिस से होगा। अगर जॉन को अपने वरिष्ठ को हराना था तो उसे अपने सारे दांव पेच दिखाने होंगे, जिनमें वे क्षमताएं भी शामिल हैं जिन्हें उसने अपने सबसे गुप्त बक्से में छिपा रखा था। पूरी तरह से दांव लगाओ। फाइनल मैच 2 दिन बाद होना था। जॉन और हैरिस की शानदार जीत के बाद तीसरे विजेता ने प्रतियोगिता छोड़ने का फैसला किया। यहां तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। उसके पोकेमोन की शारीरिक शक्ति और उसका अपना शरीर अब और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये पुष्टि होने के बाद कि उसका अगला प्रतिद्वंदी हैरिस होगा, उसने साहस के बजाय विवेक को चुना। बस यूं ही वे सीधे जिम लीडर्स क्वालिफाइंग राउंड के फाइनल में पहुंच गए। ये लगभग हास्यास्पद था। मूल रूप से 16 जिम लीडर्स को कम से कम 4 दौरों में लड़ना पड़ता था, लेकिन अब उन्होंने सब कुछ 3 दौरों में समेट दिया था, जिससे लड़ाई का एक पूरा दौर छूट गया था। जॉन ने मन ही मन उस प्रतियोगी को धन्यवाद दिया। अन्यथा 3 खिलाड़ियों के सेमीफाइनल में पिछले साल के विजेता हैरिस को उससे एक राउंड कम खेलना पड़ता। मैं हैरिस को तभी चुनौती दे पाऊंगा जब मैं किसी दूसरे जिम लीडर के साथ मामला सुलझा लूंगा, जॉन ने सोचा था, लेकिन वह बाधा अपने आप ही दूर हो गई। फाइनल की तैयारी के 2 दिनों के दौरान जॉन और हैरिस की मुलाकात नहीं हुई। दोनों ट्रेनर अपनी अपनी तैयारियां कर रहे थे। रणनीतियां एक पौराणिक युद्ध से पहले के तूफानी बादलों की तरह आकार ले रही थीं। दूसरे दिन क्रेग ने जॉन को सिर्फ एक वाक्य में फोन किया, उस घमंडी को सबक सिखाओ। उसे पता चलने दो कि इसका क्या मतलब है कि हमेशा उससे भी बेहतर ट्रेनर मौजूद होते हैं और हमेशा उससे भी ऊंचा पहाड़ चढ़ने के लिए होता है। जॉन केवल एक व्यंग्यात्मक मुस्कान ही दे सका। उन्हें संदेह था कि हैरिस ने हमेशा बेहतर ट्रेनर मौजूद होते हैं कि अब परसेप्शन पर पहले ही गहराई से विचार कर लिया होगा। आखिरकार अपने से लगभग 15 साल छोटे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए हैरिस ने निश्चित रूप से उन दोनों के बीच प्रतिभा के अंतर को पहचाना होगा। जब तक वे युद्ध के मैदान में नहीं उतरे, तभी हैरिस ने अपनी युद्ध मुद्रा अपनाई और अखाड़े में गूंज उठी। विद्यार्थी, ये मुकाबला इस साल की शुरुआत में अकादमी में हुए हमारे मैच जैसा बिल्कुल नहीं है। ये वरिष्ठ छात्र पीछे नहीं हटेगा। जिम योग्यता प्रतियोगिता में जीत मेरा फेट है। जॉन डरा नहीं। सीनियर, आप तो एलीट 4 को कई बार चुनौती दे चुके हैं। इतना दुर्लभ अवसर, मुझे भी एक मौका क्यों नहीं देते? एलीट 4 में जगह बनाने की इस दौड़ में न तो जॉन और न ही हैरिस इस अवसर को हाथ से जाने देना चाहते थे। अगर वे इस मौके को गंवा देते तो उन्हें पूरा 1 साल और इंतजार करना पड़ता। ये लगभग किसी डिस्काउंट स्टोर के प्रचार नारे जैसा लग रहा था। एलीट 4 चैलेंज, सीमित समय का ऑफर, मौका मत चूकिए। हैरिस को खासकर बढ़ता हुआ दबाव महसूस हो रहा था। जॉन की रफ्तार अजेय लग रही थी, उसकी विकास दर कल्पना से परे थी और उसका उत्थान अपरिहार्य था। ये संभावना बढ़ती जा रही थी कि आने वाले वर्षों में जॉन की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कारण पूरे टूर्नामेंट ढांचे को अभूतपूर्व दबाव का सामना करना पड़ेगा। अगर हैरिस इस साल नहीं जीत पाए, अगर उन्हें एलीट 4 से मुकाबला करने का मौका नहीं मिला, या अगर वे उनसे फिर हार गए, तो अगले साल से लेकर जब तक जॉन खुद एलीट 4 नहीं बन जाते, हैरिस को शायद फिर कभी मौका न मिले। इसलिए हैरिस का लक्ष्य स्पष्ट था, जॉन को तब हराना जब वह अभी विकास के दौर में था, इससे पहले कि वह एक ट्रेनर के रूप में पूरी तरह परिपक्व हो जाए। एलीट 4 को चुनौती देने और इस साल उस प्रतिष्ठित स्थान को हासिल करने का अवसर जीतना। दबाव भले ही बहुत ज्यादा हो, लेकिन जॉन की मौजूदगी हो या न हो, क्या यही हमेशा से उसका लक्ष्य नहीं था? इस साल उनका लक्ष्य एलीट 4 में जगह बनाना था। हैरिस की आंखों में लड़ने का जज्बा साफ झलक रहा था। अखाड़े के मालिक और ट्रेनर संघ के वरिष्ठ अधिकारी अत्यंत ध्यान से देख रहे थे। यह एलीट 4 स्तर से नीचे की सबसे कठिन लड़ाई होने का वादा करती थी।
दोनों ट्रेनर ने अपनी अपनी जगह ले ली और रेफरी ने तुरंत नियमों की घोषणा कर दी। जो मैच शुरू होने वाला है वह जिम लीडर रैंकिंग टूर्नामेंट का फाइनल है। आइसफॉल जिम के हैरिस का मुकाबला ग्रासमियर जिम के जॉन से होगा। नियम सामान्य जंगली लड़ाइयों जैसे हैं। प्रत्येक ट्रेनर के पास 6 पोकेमोन उपलब्ध हैं। लड़ाई तब समाप्त होती है जब एक पक्ष हार मान लेता है, सभी पोकेमोन अपनी लड़ने की क्षमता खो देते हैं, या जब कोई ट्रेनर स्वयं लड़ने में असमर्थ हो जाता है। याद रखिए सज्जनों, ट्रेनर पर कोई झूठा प्रहार नहीं करना है। रेफरी ने चेतावनी दी और फिर अपना हाथ उठाया। स्थान यादृच्छिक है और लड़ाई शुरू होती है। युद्ध क्षेत्र के किनारे स्टेडियम के नीचे का आइकन तेजी से झिलमिलाता रहा और अंत में एक सफेद प्रतीक पर स्थिर हो गया। सटीक रूप से कहें तो यह एक सफेद फर्श का प्रतीक था जो युद्ध क्षेत्र का मानक प्रतीक है। पर्यावरण का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। दोनों ट्रेनर को पूरी तरह से अपने पोकेमोन की स्वाभाविक शक्ति पर निर्भर रहना होगा। रेफरी ने जरा भी संकोच नहीं किया और हाथ उठाकर घोषणा की, शुरू करो। जॉन और हैरिस ने एक साथ अपने पोकेबॉल फेंके। जॉन ने 2 पोकेमोन गार्डेवोर और ग्रेनिंजा से शुरुआत की। अपने वरिष्ठ के खिलाफ उसका न तो संकोच करने का इरादा था, उसने तुरंत ही एक गंभीर युद्ध के लिए अपनी मुख्य सेना को तैनात कर दिया। क्रेग ने पहले ही अपनी स्पाइरल और स्फीयर तकनीक को समझ लिया था, इसलिए अब उस रणनीति के पीछे छिपने की कोई जरूरत नहीं थी। हैरिस ने 2 पोकेमोन भी छोड़े। उनमें से एक आइस टाइप की आकृति थी, जिंक्स। अपनी सुरुचिपूर्ण लेकिन रहस्यमय उपस्टेटस के साथ वह अपनी बाहों को खूबसूरती से फैलाए हुए मैदान में उतरी, उसके चारों ओर मानसिक ऊर्जा का भंवर सा मंडरा रहा था। आइस और साइकिक टाइप पोकेमोन होने के नाते जिनेक्स हैरिस का तुरुप का पत्ता था, उसके दल में एकमात्र साइकिक पोकेमोन उसकी जीवन बीमा पॉलिसी की तरह है। दूसरा पोकेमोन कॉम्बो था, जो सुनहरे शल्कों से ढका हुआ ड्रैगन प्रकार का पोकेमोन था और साथ ही फाइटिंग टाइप का भी था। जब तक हैरिस के पास दूसरा कॉम्बो ना हो जो उसकी मुख्य शक्ति के रूप में काम कर सके, जॉन को याद आया कि उसकी क्षमता बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। बुलेट प्रूफ क्षमता का प्रभाव सरल था, गेंद और गोली के हमलों से होने वाले नुकसान से प्रतिरक्षा। दूसरे शब्दों में कहें तो हरियामा का ऑरा स्फीयर हमला कॉम्बो के खिलाफ पूरी तरह से अप्रभावी होगा। जहां क्रेग ने जॉन के स्पाइरल ऑरा स्फीयर का मुकाबला करने के लिए पार्टिंग शॉट और जेड मूव्स के संयोजन का इस्तेमाल किया था, वहीं हैरिस ने अपनी बुलेट प्रूफ क्षमता कॉम्बो के साथ शायद कभी उस तकनीक को समझने की जरूरत के बारे में सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। सॉफ्टवेयरवश जॉन ने हरियामा को भी नहीं भेजा था। हालांकि उसका वाटर डार्क टाइप ग्रेनिंजा कॉम्बो के खिलाफ अभी भी नुकसान में रहेगा। ग्रेनिंजा एवोल्यूशन, जॉन ने अचानक आदेश दिया। अचानक ही हवा से पानी की एक धारा निकली और ग्रेनिंजा को चारों ओर से घेर लिया, उसे पूरी तरह से ढक लिया। जब पानी बाहर की ओर फटा तो ग्रेनिंजा जॉन के समान एक रूप में प्रकट हुआ, जिसकी पीठ पर एक विशाल जल शूरिकेन घूम रहा था। दर्शक एक साथ खड़े हो गए, उनकी आंखें मानो फटी रह गईं। रुको, उसने अभी क्या कहा? क्या यह मेगा इवोल्यूशन है? एक जिम लीडर को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ग्रेनिंजा का कोई मेगा इवोल्यूशन भी है? ट्रेनर एसोसिएशन के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने ग्रेनिंजा के बारे में नवीनतम जानकारी देखने के लिए जल्दी से अपना फोन निकाला, लेकिन उन्होंने पन्ने दर पन्ने पलटते हुए भी ग्रेनिंजा के मेगा इवोल्यूशन के बारे में कोई जानकारी नहीं पाई। उसने इवोल्यूशन कहा, लेकिन मेगा स्टोन कहाँ है? एक अन्य जिम लीडर ने इस विषम स्पीड को देखा। ग्रेनिंजा का मेगा इवोल्यूशन। हैरिस भी उतने ही हैरान थे। उसने ग्रेनिंजा की मेगा इवोल्यूशन क्षमता के बारे में कभी सुना भी नहीं था और न ही कभी देखा था। उसकी जिज्ञासा बनावटी नहीं थी, लेकिन इस घटना की जांच करने का यह सही समय नहीं था। वह युद्ध में था और उसका ध्यान लड़ाई पर ही केंद्रित रहना चाहिए था। इस विशालकाय ग्रेनिंजा जैसे दिखने वाले जीव का सामना करते हुए हैरिस ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। अथाह शक्ति डरावनी नहीं थी, जो वास्तव में डरावनी थी वह थी अज्ञात। जब पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन से गुजरते हैं तो उनमें से अधिकांश अपनी एबिलिटीज को बदल लेते हैं और कभी कभी तो अपनी टाइपिंग को भी बदल लेते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जॉन के ग्रेनिंजा को अब एक सामान्य ग्रेनिंजा के रूप में नहीं माना जा सकता था। एक ऐसा पोकेमोन जिसे पहले कभी नहीं देखा गया। कॉम्बो मच पंच। ग्रेनिंजा के मेगा इवोल्यूशन की जानकारी से अभी सब लोग हैरान ही थे कि हैरिस ने हमला बोल दिया। उसके हमले के तरीके से साफ था कि वह स्टेटस का जायजा ले रहा था। कॉम्बो तुरंत आगे बढ़ा, उसकी शक्तिशाली जांघें धातु की पपड़ियों से ढकी हुई थीं। दोनों मुट्ठियां एक चैंपियन मुक्केबाज की तरह प्रहार करने के लिए तैयार थी जो नॉकआउट प्रहार करने की तैयारी कर रहा हो। ग्रेनिंजा पर निशाना साधा गया। गार्डेवोर मेगा विकास, चकाचौंध कर देने वाली चमक, उद्धरण चिन्ह। जॉन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उंगलियां चटकाईं। गार्डेवोर ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसका पतला शरीर रंगीन रोशनी से घिर गया। दूसरे कदम के साथ ही रोशनी बाहर की ओर फैल गई। अपनी सुरुचिपूर्ण काली पोशाक में सजी मेगा गार्डेवोर ग्रेनिंजा के सामने सुरक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी और उसकी छाती पर गुलाबी ऊर्जा एकत्रित हो रही थी। कॉम्बो को दिया गया संदेश स्पष्ट था, तुम्हारा प्रतिद्वंदी मैं हूं।
मेगा गार्डेवोरा ने अपने हाथों से प्रकाश का गोला फेंका और तुरंत ही डेज़लिंग ग्लीम से पूरा मैदान जगमगा उठा। कॉम्बो ओ जैसे फाइटिंग ड्रैगन टाइप पोकेमोन को फेरी अटैक के प्रति चौगुनी कमजोरी का सामना करना पड़ता था। जॉन के पास इसके खिलाफ गार्डेविया को तैनात करने का हर कारण था। कॉम्बो ओ ने तुरंत मच पंच से वाइट गार्ड में स्विच किया, अपनी भुजाओं को क्रॉस किया और पूरे युद्ध क्षेत्र को घेरने की धमकी देने वाले हमले को रोकने के लिए खाकी रंग की ढाल को संकुचित कर दिया। टकराना। स्टेडियम में कांच के टूटने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही डेज़लिंग ग्लीम की रोशनी फीकी पड़ी, कॉम्बो ओ की वाइट गार्ड ढाल चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो गई। इसी बीच ग्रेनिंजा ने बिजली की तरह हमला किया, एक एरियल एस जो कॉम्बो ओ के चेहरे से टकराने ही वाला था। जल प्रकार और अंधकार प्रकार के आक्रमण कवचधारी ड्रैगन द्वारा प्रतिरोधी होते, इसलिए ग्रेनिंजा ने अपनी रणनीति बदल दी। इसकी बहुमुखी प्रतिभा हैरिस की अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। लेकिन जैसे ही ग्रेनिंजा के हाथ में हवा से गड़ी हुई कटार कॉम्बो ओ पर वार करने वाली थी, अचानक अजगर के कंधे पर एक अजीब आकृति प्रकट हुई। ये जिंक्स थी। हैरिस ने ग्रेनिंजा के अचानक हमले का अनुमान लगा लिया था और जिंक्स को सहायता के लिए टेलीपोर्ट का उपयोग करने का आदेश दिया था। प्रतिबिंबित होना। ग्रेनिंजा के सामने एक चमकदार क्रिस्टलीय अवरोध प्रकट हुआ। क्लैंग। टक्कर लगते ही रिफ्लेक्ट तुरंत चकनाचूर हो गया। मेगा इवोल्यूशन के बाद ग्रेनिंजा की शारीरिक आक्रमण शक्ति वास्तव में बहुत ही जबरदस्त हो गई थी। लेकिन जिंक्स के हस्तक्षेप ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। कॉम्बो ओ ने तुरंत मच पंच की बौछार से पलटवार किया। अपने लक्ष्य से चूकने के बाद ग्रेनिंजा पहले ही पीछे हट चुका था और साथ ही उसने अपने हाथ से 3 वाटर शूरिकेन दागे थे। मेगा इवोल्यूशन के बाद इसके वाटर शूरिकेन अल्टीमेट वाटर शूरिकेन में बदल गए थे, जिनकी संख्या कम थी लेकिन वे कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसके अलावा जल शूरिकेन। ये गोलाकार नहीं था, इसलिए ये कॉम्बो ओ की बुलेट प्रूफ क्षमता की प्रतिरक्षा सीमा से बाहर था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। स्टेडियम में 3 धीमी आवाजों की गूंज सुनाई दी। अल्टीमेट वाटर शूरिकेन मैक पंच से टकराए, जिससे तुरंत विस्फोट हो गया। हवा में जलवाष्प और धुआं भर गया था। लेकिन इस धुंध के कारण राउंड समाप्त नहीं हुआ। दिग्गजों के बीच शुरुआती टकराव जारी रहा। मेगा गार्डेवोरा अचानक कॉम्बो ओ के पीछे टेलीपोर्ट हो गई। उसके हाथ में गुलाबी ऊर्जा का एक गोला था जो फटने ही वाला था। जिंक्स के भ्रम ने पहले ही कॉम्बो ओ के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया था, इसलिए मेगा गार्डेविया के प्रकट होते ही उसका पता चल गया। कॉम्बो ओ ने अपनी भुजा उठाकर एक प्रकाश पर्दा बना लिया। गुलाबी ऊर्जा का गोला फट गया, लेकिन इस बार यह डेज़लिंग ग्लीम नहीं, बल्कि एक फ्लैश था। यह महज एक खोल था जिसे डेज़लिंग ग्लीम की गुलाबी ऊर्जा जैसा दिखने के लिए बनाया गया था, जिसका उद्देश्य हैरिस को धोखा देना था। अचानक इतनी तेज रोशनी फूट पड़ी, मानो सूरज युद्ध के मैदान पर आ गिरा हो। इतनी चमकदार की आंखें खुली रखना लगभग असंभव था। जिंक्स तुरंत ही अस्थायी रूप से अंधी हो गई। कॉम्बो ओ ने फ्लैश की ओर पीट करके चकाचौंध के प्रभाव से बच निकला। हैरिस और जिंक्स को तुरंत एहसास हो गया कि मेगा गार्डेवोरा का निशाना कॉम्बो ओ बिल्कुल नहीं था, बल्कि जिंक्स थी। ग्रेनिंजा ने अपनी आभा का मार्गदर्शन लेते हुए अपनी आंखें बंद की और धुएं से बाहर निकला। अपने दाहिने हाथ में तलवार लिए हुए उसने नाइट स्लैश से जिंक्स पर वार किया। लेकिन ग्रेनिंजा का सामना कॉम्बो ओ के मच पंच से हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जिस प्रकार जिंक्स ने पहले कॉम्बो ओ की रक्षा की थी, अब कॉम्बो ओ ने भी उसकी रक्षा करके एहसान चुकाया। धमाका। मुक्का जमीन पर लगा और मैक पंच के प्रभाव से ग्रेनिंजा का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन अगले ही पल एक और ग्रेनिंजा कॉम्बो ओ की मुट्ठी पर चढ़ गया, एक काली तलवार पकड़े हुए और जिंक्स पर वार करने लगा। पहला ग्रेनिंजा एक स्थानापन्न खिलाड़ी था। असली शरीर द्वारा हमला शुरू करने से पहले हमले को उकसाने के लिए सब्स्टिट्यूट का उपयोग करना ग्रेनिंजा की खास रणनीति थी। जिंक्स तुरंत हवा में उड़ गई और जमीन पर गिरते ही वह अपनी लड़ने की क्षमता खो चुकी थी। अब क्रोधित होकर कॉम्बो ओ ने अपना हाथ उठाया और विजयी होकर भाग रहे ग्रेनिंजा पर एक ऑरा स्फीयर फेंका। बेहद करीब से आ रहे ऑरा स्फीयर का सामना करते हुए ग्रेनिंजा ने शांति से अपने सिर के किनारे की ओर हाथ बढ़ाया, मानो वह एक अदृश्य टोपी को ठीक कर रहा हो। रोल प्ले। फिर इसने शांतिपूर्वक ऑरा स्फीयर के पूरे प्रभाव को स्वीकार कर लिया। जब ऊर्जा समाप्त हुई तो ग्रेनिंजा के चेहरे पर चंचल भाव प्रकट हुए। अपने प्रतिद्वंदी की ही क्षमता का उपयोग करके उसके हमले को विफल करने से अधिक अपमानजनक और कुछ नहीं था। कॉम्बो ओ लगभग बेकाबू हो गया था, स्पष्ट रूप से आक्रोश को उजागर करने के लिए उत्सुक था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके ट्रेनर का अगला आदेश कभी नहीं आया। कारण सीधा साधा था, इसके मालिक हैरिस पर खुद हमला हो रहा था। एक एसपीएन रिफ्लेक्ट का उपयोग करके गारचॉम्प के हमले को रोक रहा था। एसपीएन को देखकर जॉन ने कहा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हैरिस ने जिंक्स को कॉम्बो ओ की सहायता करने का निर्देश दिया था। वह इस द्वंद्वयुद्ध में 2 साइकिक टाइप पोकेमोन लेकर आया था। क्या उसे डर था कि मेगा गार्डेविया के सामने जिंक्स हार जाएगी, इसलिए उसने एक बैकअप तैयार कर रखा था। जहां तक गारचॉम्प की बात है, जो इस समय आक्रामक मुद्रा में है, जॉन ने इसे उस विस्फोट के दौरान छोड़ा था जब ग्रेनिंजा के अल्टीमेट वाटर शूरिकेन कॉम्बो ओ के मच पंच से टकराए थे। यह एक बिल्कुल सही समय पर की गई रणनीतिक तैनाती थी।
जॉन अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने छुपकर हमला करने की पहल की थी। धुआं दिखाई देने पर हैरिस ने अपने हत्यारे को भी रिहा कर दिया था। उसके ड्रैगन घोस्ट टाइप के शक्तिशाली पोकेमोन ड्रैगापल्ट ने फैंटम फोर्स का उपयोग करके आत्मालोक में प्रवेश किया और टेलीपोर्ट के समान तरीके से जॉन पर हमला करने का प्रयास किया। इसके जवाब में मेगा गार्डेवोर ने कॉम्बो का पीछा नहीं किया, बल्कि टेलीपोर्ट करके जॉन के पास वापस आ गई और ड्रैगापल्ट के हमले को रोकने के लिए एक रिफ्लेक्ट बैरियर बना दिया। ड्रैगनाइट ड्रैगन डिसेंट। हैरिस ने बिना किसी चिंता के गारचॉम्प की ओर देखा, एक पोकेबॉल फेंकी और अपने अगले पोकेमोन को मैदान में उतारा। ड्रैगनाइट हवा में प्रकट हुआ, गहरे हरे रंग की ड्रैकोनिक ऊर्जा ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। एक विशालकाय ड्रैगन में परिवर्तित होकर वह ऊपर से जॉन की ओर झपटा। जॉन ने तुरंत अपनी पोकेबॉल फेंककर जवाबी कार्रवाई की। ग्याराडोस मेगा इवोल्यूशन लिक्विडेशन। ग्याराडोस प्रकट हुआ, आकाश की ओर उड़ते हुए वह इंद्रधनुषी प्रकाश में लिपट गया। जैसे ही प्रकाश बाहर की ओर फैला, चमकीला ग्याराडोस और भी बड़ा और भयंकर हो गया। उसकी गर्दन फूल गई और उसकी पीठ से एक विशाल पंख निकल आया। उसका टाइपिंग वाटर फ्लाइंग से वाटर डार्क में बदल गया, हालांकि वह हवा में ही रहा। स्टैंड में बैठे जिम लीडर्स और ट्रेनर एसोसिएशन के अधिकारी लगभग सुन्न पड़ गए थे। जॉन के पास असल में कितने मेगा पोकेमोन हैं? एक जिम लीडर ने पूछे बिना नहीं रह सका। उन्होंने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। इस सवाल का जवाब शायद सिर्फ जॉन को ही पता था। शुरू में उन्होंने मान लिया था कि जॉन के पास केवल 2 मेगा पोकेमोन हैं। फिर कुछ दिन पहले मेगा ब्लेजिकेन आया। अच्छा, 3 मेगा स्टोन आधा सर्वर पे बड़ी ई की मात्रा टास्क लग रहे थे, है ना? लेकिन फिर ग्रेनिंजा में किसी तरह से मेगा इवोल्यूशन हो गया, जो सैद्धांतिक रूप से असंभव था। और अब एक और विशालकाय ग्याराडोस। उनके अनुमान के अनुसार इससे 5 पोकेमोन मेगा इवोल्यूशन करने में सक्षम हो गए और टीम में केवल एक ही स्थान बचा था। तो क्या जॉन मेगा पोकेमोन की पूरी टीम इकट्ठा कर रहा था? अगर जॉन अभी किसी भी मिनट एक और मेगा स्टोन का खुलासा कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। एक जिम लीडर ने ईर्ष्या से लाल होते हुए असहाय होकर विलाप किया। युद्ध क्षेत्र के ऊपर काफी ऊंचाई पर ड्रैगोनाइट और मेगा शाइनी ग्याराडोस एक साथ आ गए। विस्फोट होना तय था। हालांकि हैरिस और जॉन दोनों ने तुरंत अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया। न तो ड्रैगनाइट और न ही मेगा ग्याराडोस एक दूसरे को जल्दी हरा सकते थे। ड्रैगनाइट के पास बेहतर स्पीड थी, जबकि मेगा ग्याराडोस के पास अपार शक्ति थी। मुख्य युद्ध क्षेत्र में वापस आकर हैरिस ने स्टेटस का आकलन किया, कुछ देर विचार किया, फिर अपना आखिरी पोकेबॉल फेंका। उसमें से एक ग्लेली पक्षी निकला। मेगा इवोल्यूशन। हैरिस ने अपना मेगा ब्रेसलेट दिखाया। हालांकि उनके पास कई ड्रैगन प्रकार के पोकेमोन थे, लेकिन उनका सबसे पसंदीदा पोकेमोन और तुरुप का पत्ता यही आइस प्रकार का पोकेमोन रहा। मेगा ग्लेली अपने सामान्य रूप से तो मिलता जुलता था, लेकिन उसका मुंह अजीबोगरीब तरीके से चौड़ा खुला हुआ था, मानो वह उसका ही कोई विक्षिप्त चाचा हो। उसके मुंह के नीचे की अतिरिक्त काली संरचना किसी बेतरतीब दाढ़ी जैसी लग रही थी। बर्फीला परिदृश्य। हैरिस ने हाथ बढ़ाते हुए आदेश दिया। क्रैक। मेगा ग्लेली दहाड़ा और आसमान तुरंत ही भयानक बादलों से घिर गया। जैसा वादा किया गया था, भारी हिमपात होने लगा। पोकेमोन गेम्स में बर्फीला मौसम आइस और स्टील टाइप मूव्स की क्षमता को 25% तक बढ़ा देता है। वास्तव में बर्फीली परी स्टेटस या अतिरिक्त नुकसान पहुंचाती हैं और लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। बर्फ के प्रति कमजोर पोकेमोन, जैसे कि ड्रैगन, फ्रॉस्टबाइट के प्रति विशेष रूप से अतिसंवेदनशील हो जाते हैं। फिर भी हैरिस के पास मैदान में 2 ड्रैगन पोकेमोन थे और उसने अपने ड्रैगनों के विशेष बर्फ रोधी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हुए हिमपात को सक्रिय कर दिया। इस बात को ध्यान में रखते हुए जॉन को यह सोचना थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगा कि पोकेमोन को एक एकजुट टीम बनाने के लिए उनकी कमजोरियों के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया जाए। हालांकि ये बर्फीला मौसम बिना किसी लाभ के उनकी टीम को नुकसान पहुंचाएगा। तो जॉन ने चुपचाप एक और पोकेबॉल निकाल ली। टायरानिटार मेगा इवोल्यूशन। टायरा। विशालकाय टायरानाइटर दहाड़ते हुए प्रकट हुआ और उसकी सैंड स्ट्रीम क्षमता तुरंत सक्रिय हो गई। ऊपर मंडराते काले बादल तुरंत ही दलदली रेत के तेज बहाव से घिर गए। मौसम में बर्फबारी से लेकर रेतीले तूफान तक का परिवर्तन होते ही हवा में भूरे रंग के कण भर गए। इंद्रधनुषी प्रकाश ने टायरानाइटर को घेर लिया। जब प्रकाश छटा तो मेगा टायरानाइटर सबके सामने खड़ा था, जिसकी छाती पर एक भयानक मुस्कान थी और उसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ था। इस बार जिम लीडर्स एंड ट्रेनर एसोसिएशन के अधिकारी हैरान नहीं हुए। वे सदमे से परे पूरी तरह सुन्न हो गए थे। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जॉन मेगा इवोल्यूशन की पूरी टीम बना सकता है। एक स्वघोषित पैगंबर ने विजयी भाव से घोषणा की, हालांकि उसकी आंखों के कोनों से ईर्ष्या के आंसू बह रहे थे। मेगा पोकेमोन की पूरी टीम। हे भगवान, थोड़ी दया करो। लेकिन रुकिए, जॉन एक साथ 4 पोकेमोन के मेगा इवोल्यूशन को बनाए रख रहा है। क्या ये टिकाऊ भी है? एक जिम लीडर ने इस स्पष्ट खामी को पकड़ लिया। जैसा कि सभी जानते थे, एक मेगा इवोल्यूशन को बनाए रखना कोई खास चुनौतीपूर्ण काम नहीं था। मजबूत ट्रेनर के लिए 2 को संभालना संभव था।
3 मेगा इवोल्यूशन ही वह सीमा थी जहां अधिकांश ट्रेनर अपनी क्षमता तक पहुंच पाए। किसी भी ट्रेनर ने सार्वजनिक रूप से एक साथ 3 मेगा इवोल्यूशन को बनाए नहीं रखा था, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि कुछ ही ट्रेनर के पास 3 मेगा स्टोन थे। जहां तक 4 की बात है, सभी लोग नई जिज्ञासा के साथ जॉन को ध्यान से देखने लगे। युवा जिम लीडर देखने में विशेष रूप से मांसल नहीं लग रहा था, फिर भी स्पष्ट रूप से उसमें उल्लेखनीय शारीरिक दृढ़ता थी। उनके शांत स्वभाव को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वे तनाव में हैं। जॉन को 4 मेगा इवोल्यूशन बनाए रखने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी क्योंकि 3 रहस्यमयी गोले उसकी ऊर्जा को बढ़ा रहे थे, जिससे उसकी शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति असीमित लग रही थी। 4 मेगा इवोल्यूशन, वह 4 और संभाल सकता था। जब वह पहले ही 4 तक पहुंच चुका था, तो 5वां क्यों ना आजमाया जाए। जॉन ने अपना हाथ दोबारा उठाया। गारचॉम्प, मेगा इवोल्यूशन। गारचॉम्प, जो एसपीएन के बार बार होने वाले हमलों से खुद को बचा रहा था, तुरंत रंगीन रोशनी में नहा गया। अगले ही पल, मेगा गारचॉम्प प्रकट होगा। दर्शकों ने इस घटनाक्रम को सहजता से स्वीकार किया, हंसते हंसते और बातें करते हुए इस जीवन में एक बार होने वाले अद्भुत दृश्य को रिकॉर्ड करने के लिए अपने कैमरे तैयार कर लिए। अपने प्रतिद्वंद्वी की तरह हैरिस के होंठ भी ये दृश्य देखकर अनायास ही फड़कने लगे। हे भगवान, क्या मुझे इस समय गाली देने की भी जरूरत है? जूनियर जॉन, नहीं, फेट और चमक के जूनियर देवता, आपके पास वास्तव में कितने मेगा पोकेमोन हैं? मैंने इस जूनियर को पूरी तरह से कम आंका है। अगले साल की तो बात ही छोड़िए, इस साल ही मैं शायद उससे हार जाऊंगा। इस बात का एहसास होते ही हैरिस ने दांत पीसते हुए तुरंत अपनी जेब से एक विशेष जेड क्रिस्टल निकाला और उसे अपने जेड पावर ब्रेसलेट पर लगा दिया। कोमो जेड मूव, क्लैंगोरस सोलर ब्लेज। क्लैंगोरस सोलर ब्लेज, कोमो की विशेष जेड मूव। हैरिस ने अपने ब्रेसलेट पर जो जेड क्रिस्टल लगाया था, वह कोई और नहीं बल्कि कॉम्मोओज था, जो पोकेमोन के लिए विशेष रूप से उपलब्ध दुर्लभ जेड क्रिस्टलों में से एक है। जैसे ही हैरिस और क्रिस्टल से ऊर्जा कॉम्मो के शरीर में प्रवाहित हुई, ड्रैगन ने ग्रेनिंजा पर अपना हमला रोक दिया। नाटकीय अंदाज में कॉम्मो ने अपनी भुजाएं लहराना और पूरे शरीर को झटकना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर मौजूद धातु की परतें लयबद्ध तरीके से आपस में टकराईं, जिससे एक अलौकिक झनकार पैदा हुई जो पूरे अखाड़े में गूंज उठी। कई दर्शकों ने अपने कान ढक लिए, जबकि अन्य उत्सुकता से आगे झुक गए। अचानक कॉम्मो के शक्तिशाली पैरों ने उसे युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। छलांग के शिखर पर क्षण भर के लिए रुककर अजगर ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाई। गर्जना, उसके मुख से बैंगनी रंग की ध्वनि तरंगें निकलीं, जो ध्वनि ऊर्जा की ज्वार भाटे की तरह नीचे की ओर फैलती गईं। ये तरंगें बाहर की ओर फैल गईं, पूरे युद्ध क्षेत्र को घेर लिया और जमीन पर अथक बल से प्रहार करने लगीं। तभी जॉन को हैरिस की रणनीतिक प्रतिभा का एहसास हुआ। जॉन ने दांत पीसते हुए सोचा, उसने मुझे जानबूझकर अपने सारे पोकेमोन छोड़ने के लिए उकसाया। हैरिस की रणनीति अब पूरी तरह स्पष्ट थी। क्लैंगोरस सोलर ब्लेज कोई साधारण जेड मूव नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा शक्तिशाली हमला था जो एक साथ कई लक्ष्यों पर वार कर सकता था। हैरिस ने जानबूझकर जॉन को ज्यादा से ज्यादा पोकेमोन तैनात करने के लिए उकसाया था, ताकि एक ही विनाशकारी हमले से उसकी पूरी टीम को पंगु बना सके। लेकिन जॉन ऐसा होने देने वाला नहीं था। रक्षात्मक स्टेटस में आओ, जॉन ने आदेश दिया। उसकी आवाज अफरा तफरी के बीच से निकलती हुई सुनाई दी। मेगा गारचॉम्प तुरंत जमीन में घुस गया और रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करके अपने पीछे के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। ड्रैगन टाइप होने के नाते अगर गारचॉम्प पर सीधे हमला किया जाता तो ड्रैगन टाइप क्लैंगोरस सोलर ब्लेज से वह पूरी तरह नष्ट हो जाता, उसके बाद वापसी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। इसी बीच मेगा गार्डेवॉर ने आने वाले हमले को कमजोर करने के लिए कई लाइट स्क्रीन बनाई। ये मानसिक अवरोध तेजी से प्रकट हुए और सुरक्षा का एक पारदर्शी गुंबद बना दिया। ग्रेनिंजा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को छोड़ दिया और पलक झपकते ही जॉन के पास वापस चला गया। मेगा टायरानाइटर ने अपनी विशाल भुजाओं को चौड़ा फैलाकर एक व्यापक सुरक्षा घेरा स्थापित किया, ताकि आने वाले हमले का प्रतिरोध किया जा सके। खतरे को भांपते हुए मेगा ग्याराडोस भी आसमान से वापस लौट आया। लेकिन हैरिस चीजों को आसान बनाने वाले नहीं थे। उन्होंने भी अपनी टीम को तेजी से आदेश जारी किए। उन्हें भागने मत दो, हैरिस चिल्लाया। क्लैंगोरस सोलर ब्लेज केवल दुश्मनों को निशाना बनाता है, उन्हें रोको। एसपीएन की आंखें चमक उठीं और उसने मेगा गारचॉम्प पर साइकिक हमला कर दिया। हालांकि यह विशेष हमला गारचॉम्प की शारीरिक शक्ति का मुकाबला नहीं कर सका, लेकिन शायद इससे ड्रैगन की स्पीड इतनी धीमी हो गई कि जेड मूव से उस पर वार करना संभव हो गया। ड्रैगापल्ट ने मेगा गार्डेवियर पर शैडो बॉल से हमला किया। ये फेरी साइचिक पोकेमोन घोस्ट टाइप हमलों के प्रति संवेदनशील था और सीधा हमला इसकी लाइट स्क्रीन सुरक्षा को बाधित कर सकता था। लेकिन ग्रेनिंजा अपने प्रतिद्वंद्वी से मुक्त होकर एक सटीक कट हमले से शैडो बॉल को रोक दिया और मेगा गार्डेवियर से कुछ ही मीटर की दूरी पर उस प्रेतवाधित गोले को 2 हिस्सों में काट दिया। मैदान के दूसरी ओर मेगा ग्लेली ने वाटर पल्स से टायरानाइटर के वाइट गार्ड को चकनाचूर करने का प्रयास किया। ऊपर से नीचे उतरते हुए मेगा ग्याराडोस ने अपने वाटर पल्स से पलटवार किया और खतरे को बेअसर कर दिया।
लेकिन मेगा ग्याराडोस खुद भी आने वाले हमले से बच नहीं सका। विकसित होने के बाद इसका टाइप वाटर फ्लाइंग से बदलकर वाटर डार्क हो गया था, और डार्क टाइप के पोकेमोन मेगा गार्डेवियर के टेलीपोर्ट से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। ड्रैगनाइट की अत्यधिक स्पीड के कारण मेगा ग्याराडोस ऊपर से ही जकड़ा हुआ था, इसलिए उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और इस तरह मेगा ग्याराडोस बलिदान की ढाल बन गया, जिसने ड्रैगनाइट की अत्यधिक स्पीड को अवशोषित कर लिया और क्लैंगोरस सोलरब्लेज की पहली लहर का पूरा प्रभाव झेल लिया। इसके बाद हमला लाइट स्क्रीन से होकर गुजरा और अंत में व्हाइट गार्ड से होकर गुजरा। सुरक्षा की इन 3 परतों के बावजूद अवशिष्ट शक्ति अभी भी जॉन की पूरी टीम पर ध्वनि और क्रोध के बवंडर की तरह छा गई। जेड मूव्स न सिर्फ शक्तिशाली थे, बल्कि नियमों को तोड़ने वाले भी थे। आधिकारिक पोकेमोन मैचों में प्रोटेक्ट और व्हाइट गार्ड जैसे मूव्स भी इन्हें पूरी तरह बेअसर नहीं कर पाते थे। जेड मूव्स ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बावजूद भी अपने 1/4 नुकसान का कारण बनते थे। लेकिन इस मामले में 3 रक्षात्मक परतों से गुजरने के बाद क्लैंगोरस सोलरब्लेज अपनी मूल शक्ति के शायद 10वें हिस्से तक ही सीमित रह गया था। अगर जॉन ने अपने गेम बॉय को चेक किया होता तो उसे पता चलता कि मेगा ग्याराडोस और मेगा गार्डेवियर को छोड़कर उसके बाकी पोकेमोन की सेहत में मामूली सी कमी आई थी। लेकिन मेगा ग्याराडोस अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसकी पूरी एचपी खत्म हो चुकी थी, और जैसे ही वह आकाश से नीचे गिरा, उसकी मेगा इवोल्यूशन एक पल में गायब हो गई। जॉन ने तुरंत उसे पोकेबॉल में वापस बुला लिया। दूसरी ओर मेगा गार्डेवियर ने अपने फेरी टाइपिंग की बदौलत बेहतर प्रदर्शन किया, जिससे उसे ड्रैगन टाइप के हमलों से प्रतिरक्षा प्राप्त हुई। अत्यंत घृणित हैरिस ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर कॉम्बो का निर्देशन किया। कवचधारी ड्रैगन ने हवा में किए गए हमले के बाद नीचे उतरते हुए एक और दहाड़ मारी और गहरे हरे रंग की लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया। उसकी आंखें लाल धधक रही थीं और वह बेकाबू होकर मुट्ठियां लहराते हुए जॉन की ओर बेतहाशा दौड़ पड़ा। क्लैंगोरस सोलरब्लेज न केवल अपने विनाशकारी नुकसान के लिए जाना जाता था, बल्कि यह कॉम्बो के सभी आंकड़ों को एक स्तर तक बढ़ा देता था। आक्रमण, रक्षा, विशेष आक्रमण, विशेष रक्षा और गति सभी एक ही झटके में बढ़ जाते थे। ड्रैगन की युद्ध शक्ति पल भर में आसमान छू गई। ये हैरिस का तुरुप का पत्ता होना ही था। जॉन ने अपने सीनियर के पिछले मुकाबले देखे थे, लेकिन उन्हें इस संयोजन का इस्तेमाल करते कभी नहीं देखा था। हैरिस ने इसे खास तौर पर इसी मुकाबले के लिए बचा कर रखा होगा। कॉम्बोज के साथ और उसके बिना कॉम्बो व्यावहारिक रूप से बिल्कुल अलग प्रजातियां थीं। लेकिन जॉन के पास अभी भी कुछ तरकीबें बाकी थीं। उसने हाथ के निर्णायक इशारे से पुकारा, ग्रेनिंजा, अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। उद्धरण चिन्ह। ग्रेनिंजा ने आकाश की ओर छलांग लगाई और अपना विशाल शूरिकेन निकाला, जिसका आकार सामान्य आकार से 2 गुना हो गया। हथियार के केंद्र में एक सर्पिल आभा गोला बना, जो ब्लेडों के साथ पूर्ण सामंजस्य में घूम रहा था, जिससे उनकी काटने की शक्ति बढ़ गई। ये तकनीक मूल रूप से एक उड़ने वाला पानी का शूरिकेन था, इसलिए कॉम्बो की बुलेट प्रूफ क्षमता से यह बेअसर नहीं होगा। आज अल्टीमेट वाटर शूरिकेन सामान्य से भी बड़ा था। जब ग्रेनिंजा ने अपना बैटल बॉन्डर प्राप्त किया, तो उसकी क्षमता अपरिवर्तित रही, लेकिन उसे 3 शक्तिशाली प्रभाव प्राप्त हुए। प्रतिद्वंद्वी को हराने के बाद उसका हमला, विशेष हमला और स्पीड सभी एक स्तर बढ़ गए, जैसे कि मॉक्सी क्षमता का एक उन्नत संस्करण। और ग्रेनिंजा ने कुछ ही क्षण पहले ग्लेली को हराया था। अपने आक्रमण, विशेष आक्रमण और स्पीड को पूरी तरह से बढ़ाकर ग्रेनिंजा ने सुनहरे, घूमते हुए पानी के शूरिकेन को उग्र कॉम्बो की ओर सटीक निशाने के साथ फेंका। पोकेमोन द गेम बॉय इफेक्ट C328 जेड मूव्स लाइट शो। अध्याय 328 जेड मूव्स लाइट शो। तेजी से घूमता हुआ अल्टीमेट वाटर शूरिकेन कॉम्बो के कवचधारी शरीर से टकरा गया। धातु से धातु टकराने की ऐसी भीषण ध्वनि गूंजी, जिसकी गूंज पूरे स्टेडियम में सुनाई दी। दर्शक ध्वनि से सिहर उठे, कुछ ने अपने कान ढक लिए जबकि कुछ मंत्रमुग्ध होकर आगे झुक गए। गुस्से की अवस्था में होने के बावजूद कॉम्बो अपनी आगे बढ़ने की स्पीड बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। ग्रेनिंजा के हमले की प्रचंड शक्ति ने धीरे धीरे अजगर को पछाड़ दिया, उसे पीछे धकेल दिया और युद्ध क्षेत्र में एक गहरी खाई बना दी, क्योंकि कॉम्बो के पंजे पकड़ बनाने के लिए बेताब कोशिश कर रहे थे। ये किस तरह का मूव है? स्टैंड में बैठे एक जिम लीडर ने हैरानी से कहा। क्या ये ग्रेनिंजा के स्पेशल फॉर्म की कोई अनोखी खासियत है? अधिकारी और दर्शक दोनों ही समान रूप से अचंभित थे। उन्होंने पहले ग्रेनिंजा के ऑरा स्फीयर वेरिएंट को देखा था, जिसका कम से कम कुछ पूर्व उदाहरण तो था, लेकिन ये तकनीक पूरी तरह से नई थी। ये निश्चित रूप से कोई साधारण जल शूरिकेन नहीं था। सबसे प्रभावशाली इसका प्रभाव था। ग्रेनिंजा का हमला एक कॉम्बो को सक्रिय रूप से दबा रहा था, जिसे क्लैंगोरस सोलरब्लेज से स्टेट बूस्ट और आउटरेज से पावर में वृद्धि दोनों प्राप्त हुई थी। यहां तक कि कुलीन स्तर के पोकेमोन को भी ऐसा परिणाम हासिल करने में संघर्ष करना पड़ेगा। शूरिकेन कॉम्बो को तब तक पीछे धकेलता रहा जब तक कि वह सीधे हैरिस के सामने नहीं आ गया। धमाका! एक कान फाड़ देने वाले विस्फोट के साथ अल्टीमेट वाटर शूरिकेन फट गया, जिससे कॉम्बो पल भर में भाप और धुएं के बादल में घिर गया। वाष्प अधिक देर तक नहीं टिकी, ड्रैगनाइट की टेलविंड ने उसे तुरंत बिखेर दिया।
दृश्यता बहाल होते ही हैरिस को उम्मीद थी कि जॉन एक अनुवर्ती हमले के साथ अपनी बढ़त का फायदा उठाएगा। इसके बजाय जो उसने देखा उससे उसकी भौहें अनायास ही फड़कने लगीं। जॉन के हाथ में मुट्ठी भर रंगीन क्रिस्टल थे, सभी जेड क्रिस्टल थे। ये क्या, उसे इतने सारे जेड क्रिस्टल कहाँ से मिले? हैरिस की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। बिना किसी झिझक के जॉन ने उन्हें एक एक करके अपने जेड पावर ब्रेसलेट पर दबाना शुरू कर दिया और तेजी से आदेश जारी किए। टायरानिटार, ग्राउंड टाइप जेड मूव, ब्लैक होल एक्लिप्स। गारचॉम्प, ड्रैगन जेड मूव, विनाशकारी ड्रेक। गार्डेवर, फेरी टाइप जेड मूव, ट्विंकल टैकल। ब्लेजिकेन, फायर जेड मूव, इन्फर्नो ओवरड्राइव। ग्रेनिंजा, अल्टीमेट वाटर शूरिकेन। जॉन के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। जेड मूव शो में आपका स्वागत है, हैरिस। आपने कॉम्बो ओ को उसका एक्सक्लूसिव जेड मूव और आउटरेज इस्तेमाल करने दिया, तो यह उचित ही है कि मैं भी अपना एक जेड मूव इस्तेमाल करूं। या पांचों। टायरानिटार, मेगा टायरानिटार ने दहाड़ते हुए अपनी भुजाएं फैला दी। उसके चारों ओर की जमीन धीरे धीरे मकड़ी के जाले की तरह बिखर गई। टायरानिटार की छाती के सामने एक विशाल काला छेद प्रकट हुआ, जिससे एक जबरदस्त खिंचाव बल उत्पन्न हुआ जो युद्ध क्षेत्र में मौजूद हर चीज को निगलने की धमकी दे रहा था। लेकिन टायरानाइटर इसे महज एक भंवर की तरह इस्तेमाल करने से संतुष्ट नहीं था। इसके बजाय उसने दोनों हाथों से ब्लैक होल को पकड़ा और उसे एक प्रक्षेप्य की तरह मानते हुए बिना किसी झिझक के सीधे एसपीएन पर फेंक दिया। भयानक ब्लैक होल ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया और अविश्वसनीय स्पीड से आगे बढ़ता चला गया। हालांकि हैरिस के एसपीएन को उसकी टीम में सबसे नीचे रखने का कोई कारण नहीं था। इसने तुरंत फ्यूचर साइट का उपयोग करके अपने जवाबी हमले को चिन्हित किया और फिर टेलीपोर्ट का उपयोग करके हमले से बच गया। भागने में सफलता तो मिली, लेकिन स्टेटस इतनी सरल नहीं थी। अब ब्लैक होल हैरिस के बेहद करीब मंडरा रहा था। अपने ट्रेनर को उस खालीपन में समा जाने से बचाने के लिए एसपीएन ने दांत पीसते हुए फिर से टेलीपोर्ट का इस्तेमाल किया, इस बार हैरिस को भी अपने साथ ले गई। इसी बीच मेगा गारचॉम्प जमीन से बाहर निकला, उसके साथ 10 मीटर लंबा गहरे हरे रंग का एक अजगर भी था जो पूरी तरह से ड्रैकोनिक ऊर्जा से बना था। जेड मूव डेवस्टेटिंग ड्रेक का सार। ऊर्जा से भरपूर ड्रैगन दहाड़ते हुए आकाश की ओर उड़ा और पूरी एकाग्रता से ड्रैगनाइट को निशाना बनाने लगा। पीछे न रहने की होड़ में मेगा गार्डेवॉर ने अपना हाथ खूबसूरती से उठाया, जिससे पूरा आकाश शानदार गुलाबी रोशनी से भर गया, मानो युद्ध का मैदान एक गुलाबी स्वप्नलोक में बदल गया हो। अगले ही पल गुलाबी आकाश में उल्कापिंडों की बौछार दिखाई दी। गार्डेवियर के सामान्य मून ब्लास्ट के विपरीत, जो आमतौर पर मुट्ठी के आकार के गुलाबी तारों के रूप में प्रकट होता था, फेरी जेड मूव ट्विंकल टैकल ने चक्की के पत्थर के आकार के आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों को प्रकट किया। अधिक शक्ति, अधिक संख्या में तारे, व्यापक कवरेज और विस्तारित अवधि, मेगा गार्डेवॉर ने अपने हमले को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ब्लेजिकेन भी युद्ध क्षेत्र में अपने मेगा रूप में प्रकट हो चुका था। उसने अपना जेड मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव सक्रिय किया और तुरंत अपने पैरों के पास लावा का एक गोला प्रकट कर दिया। मेगा ब्लेजिकेन की अविश्वसनीय पैरों की ताकत के साथ, जो इसे आसानी से 50 मंजिल ऊपर तक उछाल सकती है, ये हमला करने के लिए तैयार हो गया। उस पल फुटबॉल के दिग्गजों की आत्माएं इसमें समा गईं। मेसी, रोनाल्डो, नेमार और मबाप्पे एक एक करके इसकी हरकतों में कौंध गए। यह कोई साधारण फाइटिंग टाइप पोकेमोन नहीं था, यह एक माहिर स्ट्राइकर था। जब ब्लेजिकेन का पैर लावा के गोले से टकराया तो वह प्रक्षेप्य दृष्टि से गायब हो गया। हवा में फैली एक सुव्यवस्थित ऊष्मा तरंग ही इस बात का प्रमाण थी कि वह कभी अस्तित्व में था। इसका परिणाम तब स्पष्ट हुआ जब हैरिस के पीछे की दीवार लावा के गोले से छेद होने के कारण अचानक फट गई। मेगा ब्लेजिकेन का निशाना चूका नहीं था। उसका निशाना मेगा ग्लेली था, जो हैरिस के पीछे एक दरार में छिपा हुआ था। धमाका, धमाका, धमाका। युद्ध क्षेत्र में लगातार कई विस्फोट हुए। मेगा ग्लेली सीधे प्रहार से बेहोश होकर तुरंत अपने मेगा इवोल्यूशन से बाहर हो गया। ड्रैगनाइट किसी तरह मेगा गारचॉम्प के डेवास्टेटिंग ब्रेक से बचने में कामयाब रहा, लेकिन तभी वह गार्डेवियर के ट्विंकल टैकल की चपेट में आ गया, जिसने पूरे अखाड़े को घातक गुलाबी सितारों से भर दिया था। ड्रैगन टाइप के मूव्स ड्रैगन टाइप पोकेमोन को दोगुना नुकसान पहुंचाते हैं, और फेरी टाइप के मूव्स ड्रैगन टाइप पोकेमोन को दोगुना नुकसान पहुंचाते हैं। ड्रैगोनाइट के बचाव के प्रयास व्यर्थ साबित हुए। वह भी युद्ध से बाहर हो गया। कॉम्बो ओ अपनी उग्र अवस्था को बनाए नहीं रख सका। परी प्रकार के हमलों के प्रति कमजोर होने के कारण ऊपर से बरस रहे गुलाबी उल्कापिंड उसके लिए निश्चित विनाश का संकेत थे। ग्रेनिंजा के सुनहरे शूरिकेन ने उसका आगे का रास्ता रोक दिया था, इसलिए कॉम्बो ओ के पास बेहोश होने के अलावा कोई चारा नहीं था। मेगा ग्लेली और ड्रैगनाइट के बाद ये तीसरी शिकार बन गई। केवल एसपीएन और ड्रैगापल्ट ही बचे थे। ड्रैगापल्ट ने अपनी गुप्त रणनीति छोड़ दी और हैरिस के पास लौट आया। उसने एक सुरक्षात्मक घेरा स्थापित किया और एसपीएन के लाइट स्क्रीन के साथ मिलकर आकाश से गिर रहे विशाल गुलाबी तारों का सामना किया। क्या खेल खत्म हो गया? हैरिस के दांत किटकिटाने लगे जब उसने अपने पोकेमोन को एक एक करके गिरते देखा। जॉन और उसके बीच ताकत का अंतर हर पल बढ़ता जा रहा था, और जीत अब और भी दूर होती जा रही थी। अब बस एक ही रास्ता बचा है।
हैरिस ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे माफ करना, जॉन। अचानक जॉन की दृष्टि के परिधीय भाग से अंतरिक्ष ही विकृत हो गया क्योंकि एक साइकिक प्रकार के पोकेमोन ने एक टेलीपोर्ट पोर्टल खोल दिया। जॉन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। आखिरी क्षण में हैरिस ने एक हताश चाल चली थी। अंतिम संघर्ष हमले के लिए एसपीएन का बलिदान कर दिया था। मेगा गार्डेवोर ने अपना सिर घुमाया और साइकिक शक्ति का प्रयोग किया, जिससे मानसिक शक्ति का संचय हुआ और वह हवा में बेतहाशा घूमने लगी। एसपीएन वादे के मुताबिक आ गई और अपने साथ हैरिस और ड्रैगापल्ट को भी ले आई। जूनियर, मुझे माफ कर दो, हैरिस चिल्लाया और उसने जॉन पर जोरदार मुक्का मारा। हैरिस के दोनों ओर खड़े पोकेमोन ने मेगा गार्डेवियर के साइकिक हमले को अपने शरीर से रोक दिया, जिससे हैरिस के मुक्के को जॉन के जबड़े पर लगने का रास्ता साफ हो गया। दरार। स्टेडियम में एक तीखी आवाज गूंज उठी, लेकिन यह हैरिस की मुट्ठी का जॉन के चेहरे पर लगना नहीं था, बल्कि यह जॉन के हाथ में हैरिस के मुक्के के मजबूती से फंसने की आवाज थी। सीनियर, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जॉन ने शांत भाव से कहा, और हैरिस की मुट्ठी को ऐसे पकड़ रखा था जैसे वह कोई छोटा पत्थर हो। असली लड़ाई में भी आप अभी मेरे प्रतिद्वंदी नहीं हैं। हैरिस ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी मुट्ठी मानो कंक्रीट में फंस गई हो। वह उसे 1 इंच भी हिला नहीं पा रहा था। धीरे धीरे हैरिस ने जॉन की ओर देखा, मानो उसे पहली बार देख रहा हो, मानो किसी राक्षस को घूर रहा हो। जॉन, तुम इंसानी देह धारण किए हुए माचैम्प तो नहीं हो ना? हैरिस ने आधे मजाक में यह सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। उसकी हैरानी स्वाभाविक थी। जॉन ने लगातार 4 जेड मूव्स का इस्तेमाल करने के बाद भी 5 पोकेमोन के मेगा इवोल्यूशन को बरकरार रखा था। इतनी जबरदस्त शारीरिक मेहनत के बावजूद उसने बिना पसीना बहाए एक जोरदार मुक्के को आसानी से झेल लिया था। जॉन के इंसान होने की संभावना की तुलना में ये सिद्धांत कि वह भेस बदलकर आया हुआ माचैम्प हो सकता है, अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। पूरा सभागार सन्नाटे में डूब गया था। जॉन ने जिस सहज आत्मविश्वास के साथ जेड मूव्स की बौछार की थी, उससे दर्शक पहले ही अवाक रह गए थे। अब जॉन को देखना किसी मानव आकार के अत्याचारी को घूरने जैसा था, एक ऐसी चीज जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए था लेकिन किसी तरह मौजूद थी। सदमे से भी बढ़कर और भी ज्यादा सदमा था। जॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, हैरिस, क्या तुम भूल गए? मैं एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति हूँ। किस तरह के मानसिक शक्तियों वाले व्यक्ति के पास इतनी भयानक शारीरिक शक्ति होती है? हैरिस ने सचमुच हैरान होकर शिकायत की। मुझे लगता है कि तुम कुदरत का कोई अजूबा हो। जहां तक हैरिस को पता था, जॉन जैसी शारीरिक क्षमताएं किसी के पास नहीं थी, ये तर्क से परे था। हार की आह भरते हुए हैरिस ने रेफरी को हाथ हिलाकर कहा, मैं हार मानता हूं। उसने अपनी आखिरी चाल के तौर पर एक हताश, छुपकर हमला करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह भी बुरी तरह नाकाम रही। जॉन ने पलटवार करते हुए एक भी मुक्का नहीं मारा। उसने अपने वरिष्ठ को और शर्मिंदा न करके उनके प्रति बहुत सम्मान दिखाया था। बेहतर यही होगा कि जब तक मौका है, गरिमा के साथ हार मान ली जाए। हैरिस के आत्मसमर्पण की पुष्टि करने के बाद रेफरी ने तुरंत अंतिम परिणाम की घोषणा कर दी। आइसफॉल जिम लीडर हैरिस ने हार मान ली है, इसलिए विजेता ग्रासमियर जिम लीडर जॉन है। चलो कुछ पीते हैं। उस लड़ाई के बाद मुझे बहुत भूख लगी है, हैरिस ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए और जॉन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। हार में भी वह तुच्छ व्यवहार नहीं करेगा, वरिष्ठ लोग ऐसा नहीं करते। इसके अलावा उसे प्रबल पूर्वाभास था कि जॉन अगले साल के जिम लीडर रैंकिंग टूर्नामेंट में एलीट 4 में जगह बना सकता है। रुको, शायद नहीं, जरूर करूंगा। बिल्कुल करूंगा। जरा सोचिए कि जॉन कितनी जल्दी अपने विश्वविद्यालय में शीर्ष ट्रेनर बन गया था। और फिर आज की लड़ाई में उनका प्रदर्शन था, मेगा इवोल्यूशन में सक्षम पोकेमोन की एक टीम, जेड क्रिस्टल का एक संग्रह जो संग्राहकों को रुला देगा, और एक मानव टायरानाइटर का शरीर जो लगातार 4 जेड मूव्स को फायर करते हुए एक साथ 5 मेगा इवोल्यूशन को बनाए रखने में सक्षम है। एक शब्द में कहें तो जॉन चैंपियनशिप जीतने के काबिल है। और वो अभी भी बहुत जवान है। मैच हारने को लेकर हैरिस के मन में बची आखिरी यूएसएलएवी बड़ी ईवी पल भर में गायब हो गई। दुखी होने की क्या बात थी? उसका जूनियर भविष्य में एलीट 4 बनेगा। वह चैंपियन बनेगा, शायद एक दिन पोकेमोन मास्टर भी। अगर उसके लिए रास्ता बनाने का मतलब 1 साल बाद एलीट 4 बनना था, तो क्या हुआ? संयोगवश हैरिस को वैसे भी मौजूदा एलीट 4 सदस्यों को हराने का पूरा भरोसा नहीं था। इससे उन्हें प्रयास करने से पहले अपने कौशल को निखारने के लिए 1 और साल मिल गया। जब समय आएगा, एक ही स्कूल से 3 एलीट छात्र निकलेंगे, तो क्या ये गर्व करने लायक बात नहीं होगी? चलो चलते हैं। जॉन ने सहमति जताते हुए अपनी टीम को वापस बुलाने के लिए पोकेबॉल निकाले। वह और हैरिस एक साथ उसी खिलाड़ी मार्ग से बाहर निकले जिससे वे अंदर आए थे। ट्रेनर एसोसिएशन की इमारत से निकलने से पहले जॉन को अचानक एसोसिएशन के उच्च पदस्थ अधिकारियों के एक समूह ने रोक लिया। माफ कीजिए, ट्रेनर जॉन, अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो हमें आपसे एक प्रश्न पूछना है। बोलने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति था जिसके बाल सफेद काले रंग के थे और उसने पुराने जमाने का काले फ्रेम वाला चश्मा पहना हुआ था। जब वह मुस्कुराता था तो उसके चेहरे से सच्ची दयालुता झलकती थी।
ये ड्रैगनक्रेस्ट ट्रेनर एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष सेबास हैं, जो एक प्रसिद्ध पोकेमोन शोधकर्ता और युद्ध रणनीतिकार हैं, हैरिस ने जॉन को तुरंत समझाया। हेलो, राष्ट्रपति महोदय, जॉन ने आदरपूर्वक अभिवादन किया। आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? सेबास थोड़ा शर्मिंदा होते हुए मुस्कुराया, लेकिन फिर भी आगे बोला, ये ग्रेनिंजा के मेगा इवोल्यूशन के बारे में है। हमने देखा कि आपने मेगा स्टोन का इस्तेमाल किए बिना ही रूपांतरण हासिल कर लिया। मैं सोच रहा था कि क्या ग्रेनिंजा के लिए कोई उच्चतर विकास स्तर हो सकता है, या शायद कोई शाखा विकास की संभावना हो सकती है। बेशक, उसने जल्दी से कहा, ये क्षमता आपके पोकेमोन के लिए अनोखी लगती है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहते तो मना कर सकते हैं। ग्रेनिंजा का विशेष रूपांतरण, बैटल बॉन्डर, इस दुनिया में अभी तक क्वेस्ट्स नहीं गया था। इसका कारण सरल था, बॉन्ड फेनोमेनन को प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले ग्रेनिंजा की संख्या बहुत कम थी। जॉन को याद आया कि उसने आधिकारिक फार्म में कुछ कनिष्ठ ट्रेनर को ग्रेनिंजा और वीनसौर प्रजातियों से परिचित कराया था और वहां मौजूद फ्रोकी की आबादी का अध्ययन किया था। फार्म में मौजूद लगभग 10,000 फ्रोकी में से एक में भी बैटल बॉन्ड की क्षमता नहीं थी। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि इस क्षमता वाले फ्रोकीज वास्तव में कितने दुर्लभ थे। इस बारे में सोचते हुए जॉन को अचानक अपने ग्रेनिंजा से मिलने पर अविश्वसनीय रूप से फेटशाली महसूस हुआ। कुछ देर सोचने के बाद जॉन ने कहा, ग्रेनिंजा के बारे में यह मेरी नई क्वेस्ट है। मुझे इसकी सामान्य जानकारी है, लेकिन मुझे अभी और शोध करने की आवश्यकता है। जब मेरे पास पुख्ता नतीजे आ जाएंगे, तो मैं जल्द से जल्द अपने आउटकम प्रकाशित करूंगा। ग्रेनिंजा के बैटल बॉन्ड के बारे में इस स्तर पर और कुछ घोषणा करने के लिए नहीं था। संयोगवश, जॉन के प्रोफेसर ने हाल ही में उनसे पोकेमोन के विकास संबंधी घटनाक्रमों पर एक शोध पत्र प्रस्तुत करने को कहा था। यह एक उत्तम विषय साबित हुआ। हालांकि, अगर वह ग्रेनिंजा की बॉन्ड घटना पर शोध प्रबंध भी लिखता है, तो उसे इस क्षमता वाले ग्रेनिंजा परिवार से अधिक नमूने प्राप्त करने के लिए ड्रेकोनिया के फॉर्मों, शायद दुनिया भर की सुविधाओं की भी जांच करनी होगी। बैटल बॉन्ड से लेस ग्रेनिंजा कोई साधारण ग्रेनिंजा नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा पोकेमोन था जिसमें मेगा इवोल्यूशन की क्षमता पहले से ही मौजूद थी। इतना ही नहीं, जैसे जैसे जॉन प्रमुख प्रतियोगिताओं में ग्रेनिंजा का प्रदर्शन करता रहा, उसका मूल्य और भी बढ़ता गया। जैसे ही जॉन ने अपनी शोध रुचियों का जिक्र किया, एसोसिएशन के कई उच्च पदस्थ सदस्य उत्साह से लगभग उछल पड़े। जॉन ग्रेनिंजा पर शोध कर रहे हैं, तो आपको हमारे फार्म पर अवश्य आना चाहिए। हमारे प्रजनन टास्क क्रम में कई फ्रॉकी नस्ल के कुत्ते हैं। बिल्कुल, चलिए मिलने की तारीख तय कर लेते हैं। जॉन तुरंत मान गया। बिल्कुल सही समय था, जब उसे नींद आने लगी थी तभी किसी ने उसे तकिया दे दिया। उस रात, जॉन ने एक बार फिर मेजबानी की भूमिका निभाई, संग्रहालय के मालिकों और ट्रेनर एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रबंधन को एक शानदार रात्रिभोज दिया। बातचीत उतनी ही सहजता से चल रही थी जितनी कि पेय पदार्थ और गिलास लगातार उठाए और फिर से भरे जा रहे थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, हैरिस मेज के उस पार जॉन की ओर झुक गया। तो, आप एलीट 4 को चुनौती देने की योजना कब बना रहे हैं? हैरिस ने अपने गिलास में मौजूद सुनहरे रंग के तरल को घुमाते हुए पूछा। जॉन ने प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार किया। मुझे तैयारी के लिए कुछ समय चाहिए होगा। कुछ महीनों में, लेकिन संभवतः अगले साल, उसने उत्तर दिया। ये रणनीति बिल्कुल तर्कसंगत थी। एलीट 4 के किसी सदस्य को सफलतापूर्वक हराने के लिए पूर्ण निश्चितता आवश्यक थी। जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा, खासकर इसलिए क्योंकि जॉन को अभी भी गैलार क्षेत्र में छिपी असाधारण क्षमताओं को प्राप्त करना था। हैरिस ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपने सहायक से एलीट 4 से संबंधित सभी सामग्री मंगवा लूंगा जो मेरी टीम ने एकत्र की है। हम पिछले 3 वर्षों से जानकारी जुटा रहे हैं, और इसमें से कुछ, चलिए बस इतना कह देते हैं कि यह सार्वजनिक जानकारी नहीं है। धन्यवाद, हैरिस, जॉन ने सच्ची कृतज्ञता के साथ कहा। यह बेहद महत्वपूर्ण था। एलीट 4 के किसी सदस्य को चुनौती देना कोई यूं ही मनमर्जी का काम नहीं था। आपको अपने प्रतिद्वंदी का गहन अध्ययन करना होता था कि वे किस तरह के प्रतिद्वंद्वी हैं, उनके पास कौन से पोकेमोन हैं, उनका सबसे ताकतवर पोकेमोन कौन सा है, और उनकी पसंदीदा युद्ध शैली क्या है। तभी आप एक प्रभावी जवाबी रणनीति बना सकते थे। कोई बात नहीं, हैरिस ने हाथ हिलाते हुए कहा, उनका चेहरा खिल उठा। मैं बस आपके पहले एलीट स्थान हासिल करने का इंतजार कर रहा हूं। फिर मैं अगले साल के उत्तरार्ध में अपनी चुनौती पेश करूंगा। वह मुस्कुराया। जरा सोचो, एलीट 4 के 3 सदस्य एक ही स्कूल से। यह एक महत्वाकांक्षी कल्पना थी, लेकिन असंभव नहीं थी। तो चलिए मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। जॉन ने अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई और हैरिस ने अपनी मुट्ठी से उसे टकराया। अगले दिन से शुरू करते हुए, जॉन ने ट्रेनर एसोसिएशन के कई वरिष्ठ सदस्यों को विभिन्न रैंचों में फ्रोकी की आबादी का दौरा करते समय अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। आधे महीने तक जॉन ने एक के बाद एक कई फॉर्मों का बारीकी से निरीक्षण किया। प्रत्येक फार्म में 10,000 से अधिक फ्रोकी नस्ल के कुत्ते थे। 3 प्रमुख शुरुआती परिवारों में से एक होने के नाते, फ्रोकी नस्ल के कुत्तों का प्रजनन टास्क क्रम व्यापक था। प्रत्येक फार्म से, जॉन ने 100 फ्रोकीज का चयन किया, जिनमें से आधे उत्तम इव वाले और आधे सामान्य नमूने थे।
जब तक वह ग्रासमियर जिम लौटा, तब तक उसने लगभग 2000 फ्रोकीज एकत्र कर लिए थे। उनमें से केवल एक फ्रोकी में बैटल बॉन्ड पाया गया। क्षमता, इसकी संभावना निराशाजनक रूप से कम थी। महज 15 दिनों में जॉन ने ड्रेकोनिया के लगभग सभी प्रमुख पशु फॉर्मों और फ्रॉकी विशेष केंद्रों का दौरा कर लिया था। उन्होंने लगभग 5 लाख फ्रॉकी की जांच की थी, जो देश में फ्रॉकी की कुल आबादी का लगभग 3/4 हिस्सा है। मुझे विदेशी पशुपालन फॉर्मों के दौरे की योजना बनानी होगी, उसने मन ही मन बुदबुदाया। बैटल बॉन्ड क्षमता वाला एक अकेला फ्रोकी उसकी शोध संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि इसके लिए विशेष रूप से यात्रा की योजना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विश्व पोकेमोन टूर्नामेंट में ड्रेकोनिया की सीमाओं से परे के उच्च क्लास के ट्रेनर को चुनौती देना शामिल था। वह अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता टास्क क्रम में ही फार्म यात्राओं को शामिल कर सकता था। अपने घरेलू फार्म के निरीक्षण पूरे करने के बाद जॉन ग्रासमियर जिम लौट आया। उसने अभी पिछवाड़े में कदम ही रखा था कि एक सुनहरी सी आकृति उसकी ओर झपटी और अपने साथ कई छोटे छोटे आग के गोले लेकर आई, जिससे वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। भौंक भौंक भौंक। आर्कैनिन उत्तेजित होकर उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी। इवॉल्व होने के बाद भी तुम तो अभी भी हस्की जैसे ही हो। जॉन हंसते हुए अपने कुत्ते के सिर को प्यार से सहलाने लगा। वह इस ट्रिप पर सिर्फ अपनी मुख्य टीम को ही साथ लाया था और आर्कैनिन समेत कई पोकेमोन को पीछे छोड़ आया था। ट्रेजर लेवल फायरस्टोन से विकसित होने के बाद आर्कैनिन में मॉर्निंग सन जैसा प्रभाव विकसित हो गया था। शाइनी पोकेमोन के रूप में ये चमकीले दिनों में एक छोटे सूरज जैसा दिखता था, जो अपने पूरे शरीर से गर्मी बिखेरता था। सर्दियों में जॉन को घर पर हीटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन गर्मियों में उसे एयर कंडीशनिंग को कुछ डिग्री कम करना पड़ता था। जाओ खेलो, जॉन ने आर्कैनिन को थपथपाया और फिर छत पर बैठे गार्गोयल की ओर हाथ हिलाया। एरोडेक्टाइल अपनी पसंदीदा जगह से टस से मज नहीं हुआ। सब लोग, हम घर आ गए हैं, बाहर आओ। जॉन ने अपनी बैल से सारी पोकेबॉल हवा में उछाल दी। उसके पोकेमोन एक एक करके बाहर निकले और सभी खेत में अपनी अपनी पसंदीदा जगहों की ओर चल पड़े। टोटेम सैलामेंस तुरंत आकाश की ओर उड़ गया और उस दूर स्थित पर्वत शिखर की ओर बढ़ने लगा जिसे वह अपना घर मानता था। चमकीला ग्याराडोस सीधे काले रेन के बादलों में गोता लगा गया और लहरें पैदा करने लगा। ग्रासमियर रेंच में कई दिनों से रेन हो रही थी, जो जल ड्रैगन की संतुष्टि का एक और संकेत था। ग्रेनिंजा घास के मैदान में तेजी से दौड़ा, जहां नवगठित बैटल बॉन्ड फ्रो की ट्रेनिंग की प्रतीक्षा कर रहा था। स्टीलिक्स ने जमीन के नीचे सुरंग खोदी और टायरानाइटर और एग्रोन के लिए रास्ते बनाए ताकि वे उनका अनुसरण कर सकें। हरियामा शाम के पोकेमोन डिनर की तैयारी शुरू करने के लिए सीधे रसोई की ओर चल पड़ा। अपने पोकेमोन को छोड़ने के बाद जॉन विला में दाखिल हुआ। जॉन के फार्म मैनेजर एमरल्ड उस महीने का वित्तीय विवरण लेकर इंतजार कर रहे थे, जिस महीने जॉन ग्रासमियर जिम से दूर रहे थे। जॉन ने आंकड़ों पर सरसरी नजर डाली। मासिक आय लगभग 10 अरब। असाधारण नहीं, लेकिन सम्मानजनक। राल्स का बाजार सिकुड़ने लगा था, जिसके चलते कीमतें भी गिरने लगी थीं। जॉन ने एक बार में केवल 10 पोकेमोन ही बाजार में उतारने की अपनी नीति जारी रखी, जिसका मतलब है कि इस महीने केवल 20 ही बिके थे। जब तक कि वे परफेक्ट आईवीएस वाले या अर्ध पौराणिक दर्जे के पोकेमोन न हो, व्यक्तिगत बिक्री शायद ही कभी 500 मिलियन के आंकड़े तक पहुंचती थी। इसलिए 10 अरब डॉलर के राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पोकेब्लॉक से आया। जैसे जैसे जॉन ने अधिक पोकेमोन बेचे, उनके साथ मिलने वाले पोकेब्लॉक्स धनी ट्रेनर के बीच बहुमूल्य वस्तु बन गए। कई ट्रेनर ने पाया कि पोकेब्लॉक्स का स्वाद चखने के बाद उनके पोकेमोन साधारण भोजन नहीं खाते थे। इसके अलावा पोकेब्लॉक्स पर पाले गए पोकेमोन ताकत और सुंदरता दोनों में अन्य पोकेमोन से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते थे। पेशेवर शोधकर्ताओं ने अंततः ये निर्धारित किया कि पोकेब्लॉक्स अत्यधिक केंद्रित पोषक तत्वों के पूरक थे। पोकेमोन पोकेब्लॉक्स से पोषक तत्वों को सामान्य भोजन की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से अवशोषित करते थे, जिससे उनके बेहतर विकास का कारण स्पष्ट होता है। हालांकि जॉन की प्रजनन सुविधा ही पोकेब्लॉक्स का एकमात्र स्रोत बनी रही। अन्य प्रजनकों और व्यवसायों ने उन्हें दोहराने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। कच्ची सामग्रियां काफी आम थीं, साधारण जामुन, लेकिन असली तकनीक बेरी मिक्सर में निहित थी। जॉन ने अपने गेमबॉय से प्राप्त बेरी मिक्सर का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की थी। प्रत्येक क्षेत्र में केवल एक ही बेरी मिक्सर उपलब्ध होने के कारण पोकेब्लॉक्स की बाजार मांग को पूरा करना चुनौतीपूर्ण बना रहा। धनी ट्रेनर जॉन की पोकेब्लॉक्स व्यवसाय योजना का पहला कदम मात्र थे। एक बार बेरी मिक्सर का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव हो जाने पर, उनका इरादा पोकेमोन प्रजनन खाद्य उद्योग में पूरी तरह से क्रांति लाने का था।